हे मैं लवलीज़ भट्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन इसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। हमेशा की तरह एक प्योर वांगसन स्टोरी होने वाली है, ठीक है? तो जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट्स करेंगे, हाइप करना नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बारिश हो रही थी और सड़क पे एक एम्बुलेंस जा रहा होता है, जिसमें एक शख्स अपना फ़ोन निकालते हुए कॉल लगाता है। सामने एक लड़की जिसके हाथों में बेल्ट थी, वो बेल्ट को ऐसे रैप्ट मारकर अपने स्कर्ट को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो शख्स कॉल उठाते हुए कहता है, हेलो बेबी। दूसरी तरफ से वॉइस आती है, फान जाओ, तुम क्या कर रहे हो? इस तरफ से वॉइस आती है, वी इंग, मैं क्या करूँगा, मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है बेबी। तुम बताओ तुम्हारा कैसा शेड्यूल है? विंग कहता है, "हम्म, अभी अभी जस्ट एक पेशेंट को लेने के लिए हम जा रहे हैं, तो मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी।" तो कहता है, ओके बेबी, ठीक है, तो तुम जाओ पेशेंट को ले लो। मैं काम ख़त्म करके आती हूँ। तो वो बोलता है, वैसे तुम्हारा बर्थडे भी है। तो वो कहता है, वो तो है, कोई ना, पहले तुम अपना इम्पोर्टेंट काम कर लो, देन हम बाद में बर्थडे सेलिब्रेट करते, ओके ना? विंग भी लाइक ओके बाय बेबी, इतना बोलकर कॉल कट हो जाती है। उसके बाद वो लड़की अपने स्कर्ट उतार कर उसके पैंट्स के टकल्स को खोल कर उसके बाद उसके बेल्ट को ओपन करके उसके बाद उसकी प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेकर धीरे धीरे सक करने लगी थी, जहाँ पे फैंस जाओ उस लड़की के साथ में इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। इधर विंग फोन कट होने के बाद टाइम देखता है, जो कि ऑलमोस्ट 11 बजने वाला था। वो ड्राइवर से बोलता है, और कितना टाइम लगने वाला है काका? वो ड्राइवर बोलता है, जाने और आने में कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे। विंग कहता है, हमारी लाइफ भी कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है ना? वो कहता है, वो तो है। उस एम्बुलेंस में विंग और एक ड्राइवर था और कोई भी नहीं था। तभी अचानक से ड्राइवर कार वो उस एम्बुलेंस को रोक देता है। तो विंग कहता है, क्या हुआ काका? तो सामने देखो एक आदमी वहां पे ऐसे बैठा हुआ है अजीब तरीके से। विंग जब सामने देखता है कहता है, मैं अभी आया। इतना बोल वो उतरता है, जहाँ पे सामने एक शख्स जिसके हाथ के ऊपर 2-3 गोलियां लगी हुई थी, जिसे देखते ही कहता है, क्या तुम ठीक हो? सामने वाला शख्स उसे देखते ही उसके गले को दबोचते हुए कहता है, जाओ यहाँ से। किंग कहता है, क्या तुम पागल हो? इस बारिश में तुम्हें गोली लगी है और तुम मुझे भागने के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वांग जी उसे देखता है, कहता, तुम मेरी मदद कैसे बुक करोगे? हाँ। विंग कहता है, यहाँ पे तुम्हें कोई और नजर आ रहा है? मैं अभी तुम्हारी जान बचाने के लिए इकलौता सर्वाइवर हूँ, चलो मेरे साथ। और इतना बोलकर उसे उठाने लगता है। भंग जी कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? विंग कहता है, मुझे नहीं जानना है, मैंने कहा ना चलो, मर जाओगे तुम। ओके, ऊपर से ठंड का मौसम है, बारिश भी हो रही है, तुम्हें हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ब्लड लॉस होने से तुम्हारी डेथ हो जाएगी, चलो। उसे खींच कर लेकर आता है अंदर के साइड में और वो टक टक कर देता है ताकि एम्बुलेंस चल पड़े। उसके बाद उसके शख्स को जैसे ही हटाने वाला होता है, भंग जी विंग को खींचता है अपनी तरफ, उसके शोल्डर में बाइट कर देता है। विंग अपने शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, आउच, ये क्या कर रहे हो? भंग जी कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं ड्रैकुला पिचास हो सकता हूँ जो तुम्हारा खून पी जाऊंगा? विंग कहता है, आज के टाइम जोन में कोई वैम्पायर या ड्रैकुला नहीं होता है, इसलिए बकवास बंद करो और लेट जाओ, बहुत खून बह रहा है। जल्दी जल्दी से उसके शर्ट को काट कर उस बुलेट्स को वो निकाल देता है और स्टिचिंग कर रहा होता है। ऑलमोस्ट उसको वहां से निकले हुए 45 मिनट हो चुके थे जब वो कर रहा होता है। पट्टी कर ही रहा होता है कि अचानक से बुलेट साउंड्स होता है और वो एम्बुलेंस रुक जाती है। हम जी कहता है, अब क्या होगा तुम्हारा? हिंग कहता है, क्या मतलब? हाँ। तभी गेट ओपन होते ही कहता, बॉस आप यहाँ? भंग जी कहता है, मैं यहाँ, और घर की तरफ एम्बुलेंस ले चलो। कहता, ओके बॉस। इतना बोलकर दूसरा आदमी उस ड्राइवर को साइड कर देता है, जो कि ऑलमोस्ट मर गया, और उस एम्बुलेंस को मोड़ता है सिलियान विला। वहां पे आते ही सबसे पहले तो एम्बुलेंस का गेट ओपन होता है, जहाँ पे विंग काफी डरा हुआ था और कहता है, हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, तुम्हें पता है रूल्स और रूल, मुझे देखने के बाद कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचता है। विंग कहता है, क्या मतलब? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई। वांग जी कहता है, लिटिल बर्ड,
ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक गोली और तुम्हारा काम तमाम। ओके ना? यकीन मानो दर्द बस कुछ क्षण का होगा एंड देन तुम बस आराम की नींद सो जाओगे। लिटिल बॉड विंग उसे देखते हुए कहता है, नो। वांग जी उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, 2 बुलेट्स मेरी जान नहीं लेगी, मेरी जान। और फिर उसे स्मेल करता कहता है, तुम्हारी बॉडी की स्मेल काफ़ी अच्छी है, तुमने किसी के साथ हुकअप किया है? विंग उसे धक्का दे देता है। वांग जी कहता है, ओह स्टिल वर्जन हो, आई लाइक इट। तभी गेट ओपन होते ही कहता, बॉस हम घर आ गए। वांग जी कहता है, इतना बोल। वांग जी नीचे उतरते हुए कहता, क्रिस कहता, बॉस इसे आप अंदर नहीं ले जा सकते। अगर मेन बॉस को पता चला कि आप किसी को लेकर आए हैं तो आप जानते हैं ना, वैसे भी हमें देखने के बाद आम लोगों का जिंदा रहना इम्पॉसिबल। तो वो कहता है, वो तो है, तो इसे मार देते हैं। क्रिस कहता है, मैं मारता हूँ। वांग जी उसे देखता है जहाँ पे विंग कहता है, नो 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 नो, मैं एक बस सीवियर हूँ। मैं बस 24/7 बस एम्बुलेंस सेवा करता हूँ। मैं डेड बॉडी लेकर जाता हूँ और फोरेंसिक या हॉस्पिटल देकर आता हूँ। मैंने बस इंसानियत होने के नाते तुम्हारी जान बचाई और तुम वाई वाई किल मी वाई। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज़ मुझे मरना नहीं है, प्लीज़। वांग जी उसे देखता है जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा डर गया था, एम्बुलेंस में एकदम दुबक गया हुआ था। उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारा ब्लड लगा था जो कि वांग जी का था। इवन उसके शोल्डर्स के ऊपर वांग जी ने बाइट करा हुआ था, तो वो भी था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, लिटिल बॉट रिलैक्स्ड, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तो वो कहता है, 2 ऑप्शन? ओके फाइन, दूसरा ऑप्शन क्या है? वांग जी कहता है, या तो तुम मुझसे शादी कर लो, बी माय सुगर बेबी, या फिर अपनी जान दे दो। लिटिल बॉट विंग कहता है, नो, आई हैव बॉयफ्रेंड और मैं उसके साथ खुश हूँ, हैप्पी हूँ। वांग जी उसके बालों को खींचते हुए कहता, लिटिल बॉट मैंने तुमसे ओपिनियन नहीं मांगा है, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया है। 2 में से एक चूज करो, या तो डेथ या फिर माय फियांसे, सॉरी माय वाइफी। लिटिल बॉड इतना बोल कर उसको थपथपाते हुए उसे खींच कर अंदर ले जाने लगता है जहाँ पे विंग कहता है, वेट वेट ए सेकेंड, कोई ऑप्शन है? किस कहता, सर हम इसे यहीं पे ठोक देते हैं ना, अंदर ले जाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी किसे ही पता चलने वाला है, एक रैस्कल कंपाउंडर को कौन ही ढूंढता है। वांग जी कहता है, सड़क जस्ट सड़क, अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाया मेरे अलावा तो मैं जान से मार दूंगा। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं अंदर की तरफ। सिनलियान विला जिसका मालिक सिनलियान था। वांग जी अंदर आता है तो पूरा विला खाली था। वांग जी विंग को अपने रूम में ले जाकर फेंकते हुए बंद कर देता है उसे। बाहर आते ही अपनी डॉक्टर को बुलाने बोलता है। क्रिस आते ही पहले तो डॉक्टर को बताता है कि इन्हें गोली लगी है। वांग जी को इस पूरे बैंडेज वगैरह को देखने के साथ वो कहता है, स्टिचिंग वगैरह काफ़ी अच्छा किया हुआ है, मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये सब कुछ हो जाने के बाद वो डॉक्टर कहता है, जिसने भी किया है उसे ये सभी चीज़ें आती हैं। वांग जी कहता है, वो एक कंपाउंडर है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता है, अगर पा को पता चला तो क्या होगा क्रिस? क्रिस कहता है, पा को पता नहीं चलेगा बॉस। वांग जी कहता है, हम सब का एक ही पा है, तुम जानते हो ना क्रिस? क्रिस कहता है, यस सर, यस बॉस, हम सब के पा हमारे अलावा है। सिनलियान इतना बोल कर वो कुछ दोनों वांग जी और विंग कुछ फ्लैशेस देखते हैं बचपन की, जहाँ पे सिनलियान एक गैंगस्टर था जिसने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया हुआ था। एक दिन जब अनाथ आश्रम पर हमला हुआ था तो उसे वहाँ पे क्रिस और वांग जी मिले थे जो कि उस अनाथ आश्रम में रहते थे। यहाँ पे वांग जी का कोई भी फैमिली नहीं है, न भाई है, न मॉम डैड अंकल, कोई भी नहीं है। और वांग जी ही उस जो अनाथ आश्रम तोड़ने वाले जो बिल्डर्स आए थे उसके ऊपर पत्थरबाजी करी थी सारे बच्चों ने मिलकर, ताकि उस अनाथ आश्रम को बचा सके। उस दिन से सिनलियान उस अनाथ आश्रम में रहकर उस बच्चे का प्रोटेक्शन करने लगा था और साथ ही वहाँ पे रहने वाले सारे बच्चों को उसने गैंगस्टर बना दिया था। और उसी जगह पे आज सिनलियान विला था जिसके अंदर सारे के सारे लोग रह रहे थे। वो सारे बच्चे आज पूरे के पूरे सिनलियान को पा बुलाते हैं और सब लोग बोल सकते हैं माफिया गैंगस्टर जो भी बोलो, उनके पंटर वगैरह तो वो सब बने हुए हैं। और इन सब का लीडर अगर कोई है तो वो है वांग जी। वांग जी उसे कहता है, मैं जानता हूँ ये सब कुछ
पानी ही किया हुआ है, और अगर पानी होते तो आज हम भी यहाँ पे नहीं होते। इतना बोलकर उसे कहता है, क्रिस जाओ, जाकर रेस्ट करो, मैं भी जा रहा हूँ। उतना बोलने के साथ ही वो जब अपने रूम में आता है, वी पहले तो इधर से इधर, इधर से इधर पूरा चक्कर मकर लगा रहा होता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए कहाँ नहीं। विंडो वगैरह खोल कर जब देखता है तो ओ गॉड, सिलियन विला एक हाइट पे था। आगे से वो रोड से मिल रहा था, पर पीछे से वो सीधे समुद्र में से मिल रहा था, और वो जहाँ पे था वो हाइट पे था, पीछे वो कूद भी नहीं सकता था। समुद्र की ये बड़ी बड़ी लहर आ रही होती है, जिसे देखते ही विंग की आंखें तो फट गई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो वो कॉर्नर लग के बैठ गया हुआ था। जब वांग जी ऊपर आता है तो विंग खड़ा होते कहता है, मुझे यहाँ कैद क्यों किया है? जी आता है, उसको जॉल हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, लिटिल बर्ड रिलैक्स्ड, मैं तुम्हारे साथ कोई जाति नहीं कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ बैठ जाता है आराम से पालथी मारकर। विंग को देखते हुए कहता है, इतना खूबसूरत कोई होता है क्या? बोलो। बिल्कुल स्वीट, इनोसेंट, वर्जिन, वाई? अपनी लाइफ में तुमने अपनी वर्जिनिटी लूज क्यों नहीं की? विंग वांग जी के हैंड को हटाते हुए कहता है, डिस्कस्टिंग, ये सब कुछ मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है, और शादी के बाद मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। वांग जी विंग को अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल वाले अभी भी वेयर किया हुआ था, और उसके नेक के राउंड उसे स्निफ करते हुए कहता है, यू नो व्हाट लिटिल बॉड, तुम्हारी बॉडी की स्मेल काफ़ी अच्छी है। और उसके साथ ही उसे स्निप करते हुए उसके नेक को सक करने लगा था, जहाँ पे विंग कहता है, लीव लीव माई बॉडी, छोड़ो मुझे अभी के अभी। पर वांग जी कहता है, नॉट इनफ, ओके रिलैक्स्ड, यहाँ पे आराम करो, है ना? और वो उठकर दूसरे रूम में चला जाता है। विंग को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वांग जी ने आखिरकार उसे इस जगह क्यों छोड़ दिया। फिर भी वो आइज़ बंद करते करते खोलता, खोलते खोलते बंद करता, खोलते खोलते फिर सो जाता। तो ऑलमोस्ट वो बैठे बैठे ही रात को जैसे तैसे आधा अधूरा नींद पूरा किया। सुबह में उसका डोर ओपन होते ही वहाँ पे एक सर्वेंट्स आते ही, जो कि एक लेडी थी, उसके ऊपर कपड़ा फेंकते हुए कहते, यंग मास्टर ने बोला है तुम्हें ये वेयर करके नीचे आने के लिए, तो ये पहनो और नीचे आ जाओ। विंग, जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वो कहता है, वो जब नहाने के लिए जाता है, ओह माय गॉड, उसका जितना 2 BHK का अपार्टमेंट था, कम से कम एक रूम जितना तो उसका वॉशरूम ही था, जिसे देखकर तो वो स्तब्ध था। बहुत सारी चीज़ें थी। विंग चुपचाप से उसमें से जल्दी जल्दी से ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके नहा वहा के वो जो कपड़ा था, जिसमें टी शर्ट था और पजामाज था, वो पहन करके नीचे आता, न्यू था। वो जब पहन कर नीचे आता है तो वहाँ पे दूसरे गैंग्स के कुछ गैंगस्टर लोग आकर के वहाँ पे बैठे हुए थे। क्रिस और वांग जी स्टडी वाले रूम में थे। विंग उतर के आ रहा होता है तो उसे मेन हॉल की तरफ से किचन की तरफ ढूंढते हुए वो जा रहा था खाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगा हुआ था। विंग सीढ़ी उतरते हुए कहता है, कितना बड़ा पैलेस है ये, किचन किस सेक्शन एरिया में होगा, मैं कहाँ कैसे जाऊँ उधर? ये बोलते हुए वो जब उतर के आ रहा होता है, वहाँ पे कुछ आवारा गैंगस्टर थे जो कि वांग जी को रिपोर्ट देने आए थे। उसने जैसे ही विंग को देखा, कहता, ओहो, क्या नया आइटम यहाँ आया है, ये इस किसके साथ हुकअप करने वाला है? इतना बोलकर विंग को वो पांचों बंदे घेर लेते हैं। घेरने के साथ ही विंग के बॉडी को टच कर रहे होते हैं, जहाँ पे विंग कहता है, लीव मी, मेरे बॉडी के साथ खेलना बंद करो, मैं तुम लोग की खेलने की चीज़ नहीं हूँ। वो गैंगस्टर बोलता है, अगर हमारे साथ नहीं खेलोगे बेबी तो किसके साथ खेलने आए हो? किसके साथ सोना है तुम्हें, स्वयं, क्रिस, या हमारे बॉस के साथ? बोलो। विंग कहता है, तुम सब दूर रहो, मैंने कहा ना दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वो विंग के कमर पे हाथ रखता है, एक तो उसके बट पे स्पैंक करता है, एंड देन तीसरा उसके बट को एक्सक्यूज कर देता है, जिसे विंग चिल्लाते कहता, डिस्कस्टिंग, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, ये सब नहीं पसंद। तभी वो लोग दो विंग के हाथ को पकड़े हुए थे। ये तीसरा वाला उसका जॉलन को ग्रैब करके उसके नेक पे जैसे किस करने वाला था। वांग जी उस गैंगस्टर को सीधा सीधा उड़ा देता है, सीधे बीचों बीच खोपड़ी में पीछे से मारा था, और वो उस वहीं पे बैंग, विंग के फेस पे पूरा ब्लड आके लग गया था। विंग, उसकी सांसें इतनी ज़्यादा हैवी हो रखी थी, इतनी ज़्यादा। वांग जी आते ही उस बॉडी को विंग के ऊपर से हटाता है, विंग को अपनी बाहों में सीधे समेटते हुए कहता है, रिलैक्स लिटिल बॉड, रिलैक्स्ड। उसके बाद उन सबको घूरते हुए कहता है, एक बार कान खोल कर सुन लो, ये मेरा हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर, जो भी बोलना है बोल सकते हो। अगर मेरे अलावा किसी ने भी इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना,
अपना आखिरी दिन याद रखना। और क्रिस, इन सब के हाथ काट कर अभी के अभी मेरे सामने ला। क्रिस भी लग अकेला बार इतना बोलकर सबको खींच के ले जाता। 4 बचा था, एक तो मर गया था। वो बाहर जाते जैसे कसाई कैसे बलि देते हैं वैसे उस चारों को टेबल पे रख के उस चारों के हैंड काट कर 8 पीस हुआ था। उस 8 पीस को लेकर के थाली में और वांगजी के सामने लाया जाता है। विंग जो कि काफी ज्यादा ऐसे कांप रहा होता है। वांगजी उसके बालों को ऐसे उठाता है तो विंग नहीं देख रहा था। वांगजी कहता है सामने देखो अभी के अभी। विंग कहता है मुझे नहीं देखना ये दरिंदगी, बंद करो। वांगजी कहता है लिटिल बॉट, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। गलती से ही सही लेकिन तुम आ चुके हो। तुम्हारे पास अभी भी 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तुम मर जाओ या फिर इसे स्वीकार करना स्टार्ट करो। विंग कहता है मुझसे नहीं होने वाला, मुझे जाने दो। वो ऐसे वॉमिट जैसा कर रहा था। इसने एक नज़र देखा जहाँ पे सबके हैंड्स कटे पड़े हुए थे। अब वहाँ से सीधे उसे समझ नहीं आया, वापस से रूम की तरफ भाग जाता है वॉमिट करने के लिए। पंकजी कहता है लिटिल बॉट, इतना से ही डर गए? मेरे साथ रहोगे तो आए दिन खतरा ऐसे ही आते रहेंगे। किस कहता है अब हम क्या करें? कहता है उन सबको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो और वार्न कर दो, कोई भी बिना मतलब मेरे घर रिपोर्ट देने नहीं आएगा, और अगर उसे आना है अड्डे पे आके दे। बात क्लियर? किस अकेला वो इतना बोल कर वो सारे हैंड्स को ले जाकर मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। पहले तो मिट्टी खोदा जाता है, फिर हैंड्स को उसमें डालकर तेजाब डाल दिया जाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के बंद कर दी जाती है। वो चारों बंदे बस अपने कटे हुए दोनों हाथों के सहारे थे। अब तो वो जिएंगे कैसे, क्योंकि भाई खा भी नहीं सकते थे। रंग जी वहाँ आते हुए कहता है तो बोलो आखिरी ख्वाहिश क्या है? हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूँ ताकि फैमिली वालों पे बोझ बन जाओ, या फिर यहीं पे शूट कर दूँ? वो सब कहते हैं हमसे गलती हो गई बॉस, हमें माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है गलती की सजा मौत होती है ना? उन चारों को एक एक बुलेट डाल देता है सीधे फोरहेड पे। वो चारों भी मर गए थे। रिंग ने जब बुलेट साउंड सुना तो वो कांपते हुए कहता है "Shit." वो ऑपरेशन करके निकालने वक्त में जितना डर नहीं लगता, रियली में ये साउंड इतना स्कैरी क्यों है? गॉड, मैं तो मर जाऊंगा, मैं यहाँ कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, मुझे भागना है। इतना बोलकर उसका फ़ोन ढूंढना स्टार्ट करता है जहाँ पे उसने चार्जिंग में लगाया था। वो फैंसा को कॉल करते हुए कहता है फैंसा फैंसा, पर नेटवर्क वहाँ पे जैमर लगा हुआ था। एक कॉल गया था एंड देन कट। विंग कहता है नो 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 नो, मैं यहाँ कॉल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उसके बाद वांग जी डोर ओपन करते ही कहता है लिटिल बॉट, लिटिल बॉट वेयर आर यू? लिटिल बॉट। वो पहले सेल्फ की तरफ देखता है, फिर वो कबर्ड में देखता है कि कहीं उसमें तो छुपा बैठा नहीं है। बेड के नीचे देखता है, लास्ट में वॉशरूम में आता है जहाँ पे विंग डोर ओपन होता ही आइसलैंड से टिकते हुए कहता है तू रहो मुझसे, तू रहो मुझसे। वांग जी जैसे ही कोट हटाकर कमर के ऊपर हाथ रखता है, उसकी कमर में जो गन था उसे देखते ही विंग कहता है नो नो प्लीज, पास मत आना प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज पास मत आना, प्लीज प्लीज। वांग जी उसके पास कांपते हुए लिप्स को देख रहा था। विंग बहुत पैनिक कर रहा था। वांग जी आते ही उसके लिप्स को ऐसे ना उसकी ऐसे कैप्चर करता है, उसके बालों के पीछे अपने हाथ को फंसाते हुए बहुत जोर से पकड़े हुए था। जहाँ पे विंग आइसलैंड को पकड़ते ही सुन्न हो गया था। वांग जी लगातार उसके टंग को सक किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। विंग का माइंड आउट ऑफ स्पेस हो गया था, बॉडी जम गई थी। वांग जी उसके बाद उसे गले लगाते हुए कहता है रिलैक्स, ओके ना, रिलैक्स लिटिल बॉट, तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। तुम्हें पता है तुम मेरे अंदर की आग को जला रहे हो। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो मेरे अंदर का बीस्ट पागल हो जाएगा। इस तरह से कांपना बंद करो, इस तरह से इतनी गहरी सांसें लेना बंद करो, इस तरह से विस्परिंग करना बंद करो लिटिल बॉट। विंग उसके अंदर खुद को समेटे हुए छुड़ाने की कोशिश में लगा था। बंग जी उसे दूर करते हुए कहता है अब ठीक लग रहा है? विंग जो कि ऑलमोस्ट उस सदमे से ब्लैंक ही हो गया था, विंग बंग जी को देखते हुए कहता है यू, तुम एक नंबर के नरभक्षक हो, इंसान को इंसान समझते भी हो। बंग जी कहता है हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है, मौत के बदले मौत, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान। जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को तो मरना ही होगा, वरना वो हमें मार देंगे। हिंग कहता है हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ,
तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही होगी। बचपन में तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें खिलौने की जगह इंसानों के साथ खेलने दिया होता, तो मे बी शायद तुम्हें थोड़ी सी इंसानियत होती। विंग उसके बालों को हवा से भांग जी खींचता और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मेरे मॉम डैड ने तो मुझे पैदा होते ही फेंक दिया था, और तुम्हें लग रहा है कि उन्हें मेरी परवाह होगी खिलौने और इंसान के बच्चे खेलने देने के लिए? हाँ, हमें पालने वाला सन्यान है, उसके अलावा कोई नहीं है। विंग कहता है, सन्यान सर, पॉलिटिशियंस जिन्होंने हॉस्पिटल और बस वगैरह चला रखे हैं? हाँ जी कहता है, सही कहा, वो हम सबके पा हैं। रिंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा पॉलिटिशियंस अंदर से माफिया है। रिंग कहता है, पागल हो तुम, सच में। फंग जी उसे धक्का देते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप लिटिल गॉड, एंड देन चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना बोल को उसे खींच कर लेकर आता है। फंग जी कहता है, गन्ने के नाश्ता करना है तुम्हें? विंग जब ये बोलता है तो फंग जी को लगता है कि मे बी शायद विंग को ना इससे डर लग रहा है, तो दैट्स व्हाई वो कहता है, हमें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, चिंता मत करो। इतना बोल कोट को ठीक करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं दिखेगा। फिर वो उसे नीचे लेकर आता है जहाँ पे क्रिस, शोयंग, शाओ सिंजिंग और उसके बाद कार्लोस, रेंडेंट सब उस पे आकर बैठ गए हुए थे, जिसे देखते ही विंग कहता है, ये हंग जी कहता है, ये हमारी छोटी सी फैमिली है, मीट। ये है क्रिस जिसे तुम मिल चुके हैं, ये उसका बॉयफ्रेंड कार्लोस, ये रेंडेन, ये बहुत अच्छा साफ शूटर है, ये सुयांग, ये भी साफ शूटर है, सॉ सिंजे कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, और वो रहा फेंसन। इतना बोल कर कहता है, हम सब पूरी की पूरी टीम है और हम सब इस पूरे बीजिंग पे राज करते हैं। रिंग उन सबको देखता है और उसे पता चल गया था कि अब यहाँ से वो बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। फिर वहाँ पे ये अच्छे वाले ड्रेस लगाए जाते हैं, जिसे देखकर विंग को सरप्राइजिंगली सरप्राइज्ड हो रहा था, क्योंकि भाई एक ड्रेस की कॉस्ट ऑलमोस्ट 2,500-3,000-4,000 होने वाली थी। सबके सामने में सेम तरह का प्लेट लगाया गया था, सब लोग खा रहे होते हैं, और खाते हुए वो लोग वापस से माल तो ड्रग्स तो कैप्सूल्स तो गन्स, यही सब बातें हो रही थी, जहाँ पे विंग चुपचाप खा रहा होता है। वह सब कुछ कर लेने के बाद वांगजी उसे कहता है, तो तुम आज से घर पे ही रहने वाले हो, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर जाते ही तुम्हारे पैरों में सूट कर दी जाएगी, और जितनी बार भागने की कोशिश करोगे उतना सूट किया जाएगा। मे बी शायद फ्यूचर में तुम्हारे पैर काटने पड़ जाए, इसलिए भागना मत बेबी। इतना बोल लंग जी उसे उसी घर में इतने बड़े पैलेस में अकेला छोड़ के चला जाता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 300 से 500 गार्ड थे गार्ड करने के लिए। रिंग उस पूरे घर को देखता है, जहाँ पे हर आधे मीटर की दूरी पे 2-2 गार्ड खड़े थे, जिसके पास बड़े बड़े गन्स वगैरह थे, जहाँ से विंग कहता है, मैं किस तरह के मौत के पिंजरे में फंसा हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। वो वापस से उसी कमरे में आ जाता है और आ करके फैंसो को कॉल लगाता, लेकिन फैंसो का कॉल लग ही नहीं रहा था, एक बीप और कॉल कट हो रहा था। रंग जी वापस से आकर के कुछ वॉर्स वगैरह जिनके इनके ऊपर हमला किया हुआ था, वो वेंस के आदमी थे, तो उनके कुछ गैंगस्टर को पकड़ के मार देता है। मारने के बाद उसे वहाँ से रफा दफा कर देता है। उसके बाद जो हमारा वांग जी था, वो सभी चीज़ें करने के बाद जाता है सिनलियान के पास। सिनलियान वहाँ पहुँचते ही वांग जी को गले लगाते हुए कहता है, वेलकम होम माय सन। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, पा। सिनलियान कहता है, तुम्हें पता है हम पार्टी प्रचार का काम स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से ही। यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए वोट होने वाला है और बाकी सब लोग अपनी अपनी कार में लगे हुए हैं, तो मैं अभी जस्ट उनसे मिलने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग दंगे या कुछ भी करते हैं उसमें तुम अपने लोगों को भेजो, ताकि हमारा नुकसान ज़्यादा ना हो, और अगर विपक्ष वाले अगर परेशान करें तो उनके सारे गुर्गों को पकड़ो एंड देन मार डालो। तो वांग जी हमारा कहता है, चीपा। इतना बोल कर और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो कार्लोस था, क्रेस, वो सब आके बैठे हुए थे, तो कहते हैं, लाबा। वांग जी कहता है, अभी अभी हमने 17 लोगों को इनकाउंटर किया है, वो लोग हम पे फिर से हमला करेंगे ही करेंगे, पर उससे पहले हमें रसेल माफिया के साथ में कुछ डीलिंग्स करनी है, वो भी बड़े बड़े एवरेज के साथ में, जो मशीनें वगैरह जाती है, गन्स वगैरह जाते हैं, आर्म्स की डिलीवरी होती है, उसको लेकर के। तो इतना बोल कर वो लोग उस तरफ जाने लगते हैं, पोर्ट की तरफ। पोर्ट पे एक कोर्टयार्ड बना हुआ था, जहाँ पे उन लोगों का बाहर से सामान बंदरगाह पे
मतलब वहाँ पे जो बड़े-बड़े टैंक वगैरह रखे रहते हैं ना, उसके अंदर डाल के वो लोग भेजने वाले थे, जिसमें कुछ आर्ट का भी पीस वगैरह था। तो वो लोग वहाँ पे आते हैं, आते ही कुछ नर्सेंस वहाँ पे अभी आए हुए थे, जिसमें से कुछ पोर्ट्रेट वगैरह बाहर भेजना था। तो वो सभी चीज़ें ले करके और उसे दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे वांग जी ये सभी चीज़ें कर रहा होता है। अचानक से एक वर्कर जो कि काम कर रहा होता है, गलती से एक जो बोट होता है वो टूट जाता है, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट माफिया उसे देखते ही उसे कहता है, ये इतनी बड़ी लापरवाही। अब वांग जी की भाई इज्जत की बात थी, तो दैट्स वाई वो उसे पकड़ता है, क्रिस को बोलता है उसे ले जाने के लिए। लेकिन रेस्टोरेंट माफिया कहते हैं मौत की सजा तो मिलनी चाहिए ना, क्योंकि गलती के बाद हमारे पास गुंजाइश ज़्यादा होती है। वांग जी कार्लोस को बोलता है, कार्लोस तुरंत इशारा करता है तो रेनेन उसे वहीं पे ऑन द स्पॉट शूट कर देती है और वो मर जाता है। रेस्टोरेंट माफिया को ये स्टाइल वांग जी का काफ़ी पसंद आता था, दैट्स वाई वो उसे बार बार ऐसी चीज़ों के लिए प्रोवोक करता था। अब ना चाहते हुए बिजनेस की वजह से वांग जी को ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी, तो वो उसके बाद उन लोगों से वो पोर्ट्रेट और जो भी वो सामान उसको डील करना था वो करके सारा पैसा उठा लेता है। उठाने के बाद वहाँ से वो चला आता है, निकल आता है। और वांग जी जब रास्ते में जा रहा होता है तो अचानक से उसे एक केक शॉप दिखता है, जिसे देखकर वो रेनन से कहता है, उस कंपाउंडर को क्या पसंद आएगा। रेनन कहती है, बॉस आप कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। वांग जी कहता है, आज नहीं तो कल मुझे किसी न किसी को तो अपने लिए चुनना ही था, क्यों ना मैं उसे शादी करके अपनी वाइफ बना लूँ। रेनन कहती है, बट पा को पता चला तो। वांग जी कहता है, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो पा क्या कर लेंगे। वैसे भी ये लाइफ मेरी है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, है ना। इतना बोल कर वो वापस से उसे कहता है, ठीक है जाओ और उसमें तुम्हें जो समझ में है वो लेकर आओ। रेनन को नहीं समझ में आ रहा था, पर फिर भी वो चाहती है और पाइनएप्पल वाला जो केक होता है वो ऑर्डर कर देती है और करने के बाद वापस से लेकर आ जाती है। आ करके वांग जी को देते हुए कहता, लापा ये रहा। वो कहता है ठीक है बैठो। और इतना बोल कर वो लोग बैठ जाते हैं। घर आते हैं जहाँ पे विंग उस विंडो को तोड़ के नीचे भाग उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई साहब विंडो भी इतना मजबूत था कि वो टूटा ही नहीं जा रहा था। ऊपर से आ, वो मतलब वो पूरे घर को ना ऐसे छानबीन छानबीन कर रहा होता है, लेकिन वांग जी का स्ट्रक्चर इतना मजबूत था, ऊपर से इतने सारे गार्ड्स वगैरह थे, जिसकी वजह से जो हमारा वांग जी था, विंग था, वो वहाँ से भाग ही नहीं पा रहा था। अब तो हमारे वांग जी को और भी मतलब चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, विंग विंडो के बाहर जब देख रहा होता है, वांग जी नीचे से जब ऊपर आता है, डोर ओपन होते ही विंग उस तरफ मुड़ जाता है जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है। विंग ने शर्ट वेयर किया हुआ था और पैंट। अब विंग जो कि भागने के लिए वहाँ से वांग जी का कपड़ा पहना हुआ था, वांग जी का शर्ट से थोड़ा सा लूज आ रहा था, जिसकी वजह से उसके क्लीवेज वगैरह दिख रहे होते हैं। वांग जी विंग को खींच कर लाता है बेड पे, उसके ऊपर आते हैं, उसे मैस करते हुए उसके क्लीवेज पे बाइट करते हुए कहता है, मुझे क्यों उकसा रहे हो लिटिल बॉड, क्या भागने का प्लान है। हाँ, विंग कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। वांग जी कहता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, अगर यहाँ से गए तो तुम्हारी बॉडी जाएगी, तुम नहीं। तुम्हें जिंदा नहीं रहना है क्या, बोलो। विंग कहता है, मैं एक माफिया गोल्ड डिगर के पास नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से वापस जाना है। वांग जी कहता है, ये माफिया बहुत बड़ा सनकी भी है, लिटिल बॉड, दिमाग मत खराब करो मेरा। इतना बोल कर वांग जी बेल्ट निकालता है विंग के कमर से, उसके हाथ को बांधते उसके क्लेवेज पे हाथ चला रहा था और कहता है, तुम्हें पता है बिना शादी के मैं तुम्हारे साथ ये सभी चीजें नहीं करने वाला, पर मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें रोज क्रेजी, तुम मुझे पागल कर दोगे, क्योंकि मैं सोचना भी नहीं चाहता ये और हावी हो रहा है मेरे दिमाग पे। क्यों वर्जिन तुम, बोलो। हाँ, विंग कहता है, ओह मेरी मर्जी, मेरा बॉडी है, मुझे यहाँ से, मेरे पास बॉयफ्रेंड है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। हम जी कहता है, लगता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, वो मर जाएगा। मेरी चीज पे नजर डाला तो। इतना बोल वांग जी विंग को छोड़कर वॉशरूम जाता है, जहाँ पे वांग जी इतना हार्ड हो गया था। वांग जी पहली बार विंग को जब उसने बाइट किया था, उसकी स्मेल वो सभी चीजें उसे ऐसे अजीब फील करा रही थी, और वो अपने आप को देखते हुए कहता है, इसके लिए मेरा बॉडी इस तरह से रिएक्ट कैसे कर सकता है, वो एक सिंपल सा एक कंपाउंडर है, दैट्स इट। इतने बड़े सेलिब्रिटी है बाकी सारे लोग,
उसके सामने कुछ भी नहीं है, पर उसे देखकर कुछ नहीं हुआ और इसे देखकर क्यों हो रहा, वाई। इतना बोलकर वांग जी अपने आप को सेटिस्फाइड करता है वॉशरूम के अंदर। फिर उसके बाद अच्छे से क्लीन वगैरह करके आता है, जहाँ पे वांग जी विंग को खाने के लिए बोलता है। अगले दिन वो वांग जी विंग से कहता है, चलो अब हम अपने लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर कर लाते हैं और एक फॉर्मल शादी करके सेटल हो जाते हैं। बेबी। विंग बस उसे देख रहा होता है और कहता है, बट मुझे शादी नहीं करनी। वांग जी कहता है, करनी तो पड़ेगी, चाहे अच्छे से करो या फिर कैसे भी करो लिटिल बॉल। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी विंग को लेकर के आता है बुटीक, जहाँ पे वो 2-3 कपड़े सेलेक्ट करके देता है और कहता है, जाओ पहन कर आओ। विंग सब कुछ पहन कर आता है, पर वांग जी को जचता नहीं है। फिर एक ऐसा ड्रेस था जिसे बोलता है कि ठीक है जाओ ये इसे ट्राई करो। उसके बाद वो बुटीक ऑनर को बुलाते हुए कहता है, कोई सेक्सी सा ड्रेस है वेडिंग नाइट के लिए। वो बुटीक ऑनर बोलती है, अगर लड़की होती तो मैं दिखा देती, पर एक शर्ट है। इतना बोल कर वो शर्ट उसके पास लेकर आता है। अभी शर्ट ऐसा था कि 3 बटन खोलने पे इसके अंदर ना स्ट्रिप्स ब्रा की तरह उसमें ना स्ट्रैप्स लगे थे, जो कि शोल्डर पे लटक जाते हैं और एक भी शेप का डिजाइन का एक टॉप जैसा बना देता और क्लीवेज जो कि आधा चेस्ट तक आकर रुक जाता था वो। वांग जी कहता है, यही दे दो। वो लेडी कहती है, थैंक यू सो मच सर, और आपका टेस्ट वाकई में अच्छा है। वांग जी स्माइल करते हुए वहाँ बैठ जाता है, जहाँ पे विंग अपने ड्रेस को चेंज कर रहा होता है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि यहाँ पे तो शायद फ़ोन काम करेगा। वो फैंसा को कॉल करते हुए कहता है, फैंसा मुझे लेने आओ, मैं एक बुटीक के बाहर खड़ी हूँ। फैंसा कहता है, हाँ मैं उसी रास्ते में है, मैं आ रहा हूँ, तुम ऑलमोस्ट 5 मिनट में बाहर निकल जाओ, मैं ले जाऊँगा। वो कहता है, ठीक है। विंग उस ड्रेस को थोड़ा सा ना फाड़ देता है, क्योंकि चेंजिंग रूम में कैमरे नहीं होते हैं, और उसे जब पहन कर आता है तो वांग जी देखते ही कहता है, ये क्या है। विंग कहता है, उतारते वक्त टाइट थे तो कपड़े फट गए, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है, इट्स ओके। वो बुटीक ऑनर को बुलाकर उसे स्टिच करने के लिए दे देता है, जहाँ पे विंग अपने कपड़े पहनता है। जब देखता है कि वांग जी उस बुटीक ऑनर से बात करने में लगा हुआ है, उसके पीछे से वो निकल के भाग जाता है। वांग जी जब विंग को गेट से बाहर जाते हुए देखता है, कहता है, लिटिल गॉड, तुम्हें एडवेंचर करने का बहुत मन कर रहा है। ओके। वो कॉल करता है हेजरिन कॉलोस, वो बाहर गया है, नजर रखो, ज़्यादा दूर जाने ना पाए, ओके ना। तो कहता है बॉस, वो कहता है, जितना खाया उतना ही करो। अब जब विंग था बाहर आता ही फिंजा को कॉल करता है। फिंजा उसको लेने के लिए आता है। वो उसमें बैठ जाता है और कहता है, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। विंग उसे गले लगते हुए कहता है, फिंजा मैं कितना डर गया था, तुम्हें पता है वो पिछले 3-4 दिन से मुझे कैद करके रखा हुआ है, और मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिंजा कहता है, वैसे वो है कौन, कोई बिजनेसमैन लग रहा है, क्या क्या वो किसी कंपनी का सीईओ है। विंग उसे घूर कर देखते हुए कहता है, फैंस आओ, 4 दिन बाद मैं मिल रही हूँ और तुम्हें मेरे बारे में पूछना चाहिए था ना कि उसके बारे में। फैंस आओ वेला, ओके ओके ओके, अच्छा ये पानी पियो। इतना बोल कर वो उसे पानी पिलाता है। उसके बाद वो वापस से ड्राइव कर रहा होता है। पानी पीने के बाद विंग कहता है, मुझे थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है। वो कहता है, कोई बात नहीं बेबी, चलो तो। इतना बोलने के साथ ही उसे वहाँ से सीधे होटल लेके जाता है। होटल लेकर जाने के बाद एक बिजनेसमैन था, जो कि बहुत ही बड़ा ठरकी था, उसके रूम में लाकर रख देता है और उससे पैसे लेकर चला जाता है। विंग जो कि आधे अधूरे होश में नहीं था, वो बेहोशी की हालत में था। थोड़ी देर बाद, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट बाद, उस कमरे में एक ओल्ड बिजनेसमैन एंटर होता है और विंग की बॉडी को टच कर रहा था। वो कोई और नहीं, नन अदर देन विन रूहान का भाई विन माओ था, जो कि विंग की बॉडी को टच करते हुए कहता है, हाँ मुझे छोटे छोटे लड़के लड़कियां बहुत पसंद आते हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा रिफ्रेशमेंट होने वाले हो। ये बोलकर विंग के शर्ट को खोलते हुए उसके क्लीवेज को टच कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी कहता है, इसे क्या हुए, 1 घंटा हो गया, कहाँ तक पहुँचा वो। कहता है, लो वो एक होटल का सीन दिखा रहा है। वांग जी कहता है, इस टाइम पे ये होटल में कर क्या रहा है, अगर ये भागा है तो अपने घर जाना चाहिए या फिर पुलिस स्टेशन। ये बोलकर वांग जी कहता है, चलो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सारे काफिला उस तरफ चले जाते हैं। होटल ऑलमोस्ट वो 20 मिनट बाद पहुंचता है। तब तक विनमा ने विंग के कपड़े पूरे उतार दिए हुए थे। वांग जी जल्दी से रिसेप्शन पे पहुंचता है और सारा गन्स वन्स निकाल के एकदम अलर्ट मोड में सीधे ऊपर जाने लगता है। उस मैनेजर से की कार्ड लेकर उस रूम को जैसे ही खोलता है, बस जो विन माओ है विंग के बॉडी के ऊपर ऐसे ना जस्ट आया ही था
और उसकी ऐसे नेक के राउंड ये सब ना सब करना किस करना स्टार्ट किया होता, जिसे देखते ही वांग जी उसे खींच कर फेंकता है। उसे देखते ही कहता है एवरीबॉडी राउंड। सब लोग फट से घूम गए थे, इवन वो जो मैनेजर आया था वो भी। वांग जी अपना कोट उतार कर विंग के ऊपर डालता है और उसे देखता है और कहता है अभी कोई नहीं मुड़ेगा। वो जल्दी जल्दी से विंग के सारे कपड़ों को पहना देता है। विंग बस एक इनर बॉक्सर में था, बाकी सब उतरा हुआ था। तो उसकी पैंट पहनाता है, फिर शर्ट पहनाता है, बटन वगैरह लगाने के बाद अपना कोट आगे से उसे पहना करके और कहता है इसे पकड़ो तो अभी के अभी। बिन माओ को पकड़कर उसके पास लेके आता है जहाँ पे वांग जी बेड पे बैठा हुआ था, विंग के बिल्कुल बगल में। वांग जी जो विनमा था उसके बालों को खींच कर पकड़ते हुए कहता है तुम्हें पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। विनमा कहता है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? वांग जी कहता है मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम हो कौन, लेकिन तुम आज अपने लिए भीख मांगो। इतना बोल कर वांग जी कहता है वांग जी क्रिस क्रिस कहता है हम कहता है आड़ी लेकर आओ, वो जो होता है ना छोटे ब्लेड जिसे काटते हैं हाथ को। वो कहता है तुम जानते हो मेरा भाई माफिया है और साथ में उसे आर्मी में भी बहुत लोगों को जानता है, तो तुम बचने वाले नहीं हो। वांग जी कहता है बचूंगा तो मैं तब जब तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, है ना? क्रिस गाड़ी में से उसे मंगवाता है, एक हथौड़ा टाइप का था वो भी मंगवाता है। पहले तो वांग जी उसके हाथों को नीचे रख करके जबरदस्ती पकड़वाता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर पीछे से बांध देता है, फिर उसके ऊपर दी हथौड़ा पीट देता है। उसका हाथ तो चपटा हो गया था पापड़ की तरह। उसके बाद मैनेजर जो की हालत खराब हो गई थी, वांग जी कहता है आउट, आई सेड आउट आउट। वो मैनेजर तो वहां से लंक लेके गया था, लेकिन बाहर गार्ड उसे रोकते हुए कहता है अगर मुंह खोला तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन वो मैनेजर वहीं पे बेहोश हो गया था। कार्लोस आता ही स्नाइपर सेट करता है और उस मैनेजर का खोपड़ी खोल देता है। वो मैनेजर ऑन द स्पॉट मर चुका था अंदर। वांग जी उसके दोनों हाथों को काट देता है। क्रिस ये सब बचपन से ये सब देखते आ रहे थे, तो उसके लिए ये चीज़ें आसान थी। उसके हाथों को काटने के बाद हटा देता है, फिर उसके गले पे उसी को रखते हुए उसके पीछे से उसको पकड़ता कहता है इसी शकल से उसे छूने की कोशिश कर रहे थे ना, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ? इतना बोलकर उसके गला पर सीधे रेता मार देता है कि छर 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 करके ब्लड्स वगैरह सब वो सब ना ऐसे आना स्टार्ट हो गया था। भांग जी उसके बाद उसके बॉडी को 3-4 पीस कर देता है और कहता है सबको ऐसे रैप्ड करो और गिफ्ट बनाओ और सेंड कर दो। तो क्रिस कहता है लाओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो कहता है गिफ्ट अच्छा लगेगा उन्हें, मे बी शायद पसंद आएगा। उसके बाद वो विंग को गोद में लेकर जाता है कार में, और उस कार में बस वही दोनों थे और बाकी सब कार उसके पीछे थी। वांग जी जब चला रहा था तो ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा बाद विंग को होश आती है, जहाँ पे अपने शर्ट्स के पहले तो वो कोट जो था वांग जी वाला उसे खोल कर नीचे गोद में ले लेता है, फिर वो अपने क्लीवर्स को बार बार टच कर रहा था। वो वांग जी को देखता है और उसके कोट को खींचने लगता है। वांग जी अनबैलेंस्ड होकर कार को डिवाइडर से ठोक देता है, जिसके बाद सब लोग आ गए हुए थे। तो वांग जी कहता है हम ठीक है और मेरी कार को टो करो, ठीक है ना? तो कहता है जी लाओ। वांग जी की कार को फिर से हुक लगा के फंसाया जाता है। आगे वाले कार और पीछे वाले कार में वो फंसे हुए थे। अब उसकी कार को टो किया जा रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए कहता है आदमी मेरी बॉडी ना चल रही है अंदर से। वांग जी से देखते हुए कहता है लिटिल बॉड तुम मुझे उकसाना बंद करो, इस तरह से ही तुम मुझे उकसा नहीं सकते हो। विंग उसके शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसके टमी को टच करते हुए कहता प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मेरी बॉडी अलग अलग से रिएक्ट कर रही है। वांग जी उससे ये हाथ पैर को पकड़े हुए था, उसके ऊपर सीट बेल्ट जो था वो लगा देता है। कहता है मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहता, अगर तुम्हें होश आएगा तो तुम मुझसे नफरत करने वाले हो। माना कि मैं एक माफिया हूँ, माना कि मैं तुम्हें सुबह बीवी बनाना चाहता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि नशे में होने का मैं फ़ायदा उठाऊँ। लिटिल बॉड रिलैक्स्ड, कुछ देर और घर जाएंगे, डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगे, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँगा, सब कुछ दिन में रात में हर पल, पर तब जब लीगली तुम्हें मैं अपना हस्बैंड बना लूँगा। इतना बोलकर वांग जी विंग को पकड़े हुए था, लेकिन विंग के हैंड बार बार वांग जी को एक्साइटेड करने के लिए उसके थाइस पे, उसके टमी पे, उसके नेक पे चल रहे थे। जैसे तैसे करके वांग जी विंग को खोल खाल के अंदर ऊपर लेकर आता है और डॉक्टर आकर उसे सुई वगैरह देकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वांग जी उसे अच्छे से टक कुक करके देखता है और सबको बोलता है जाने के लिए। क्रिस वांग जी की हालत समझ पा रहा था, तो कहता है लाओ
क्या किसी स्क्वाड गर्ल को बुलाना है? वांग जी कहता है नो, मैं खुद कर लूँगा। वो जस्ट विंग के बगल में बैठकर अपने शर्ट्स वगैरह को रिमूव करके, पूरे कपड़े हटा करके, डोर लगा हुआ था, उसे देखने के साथ ही खुद को सेटिस्फाइड करना स्टार्ट कर देता है। बिना विंग के हेल्प के, बिना उसके हैंड के, किसी भी चीज़ को वो हाथ नहीं लगाता, बस उसे देखते हुए। वो सब कुछ कर लेने के बाद वो क्लीन करता है और नहाने चला जाता है। जब नहा कर आता है तो विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी उसके जो शर्ट वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा मैसी हो गए थे, तो इनर वेयर छोड़ के और उसके पैंट शर्ट को खोल कर उसे नाइट पैंट और टी शर्ट पहना देता है और फिर उसके बाद वो दूसरे रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह डोर ओपन होने के साथ ही उसके पास एक ड्रेस आती है, जिसकी वजह से विंग की नींद खुल गई थी और अपना सर पकड़ के बैठ गया था। जिसके बाद वो लेडी बटलर उसे रखते हुए कहती है, हमारे लाबा चाहते हैं कि तुम ये पहनो और नीचे आओ, तो ज़्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी आओ। वो उठ के और वहाँ से वॉशरूम जाता है, जहाँ पे वो अपने टी शर्ट और पजामास देखता है और उसके बाद अपने कमर हाथ पैरों को देखते हुए कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन क्या उसने मेरे साथ कुछ किया होगा? विंग जब याद करने की कोशिश करता है तो कार वाले सीन थे, फिर बेड पे भी आकर उसे रखा और उसके बाद वो सो गया। उसके बाद का कुछ याद नहीं। विंग कहता है, मेरे बॉडी में पेन भी नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी तो बिल्कुल सही सलामत है, ऊपर से अच्छा फील हो रहा है। इसका मतलब उसने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। समझ नहीं आ रहा वो माफिया होकर ऐसा कैसे कर सकता है। ये बोलते हुए जो हमारा वांगजी था, सॉरी विंग था, वो नहाता है। नहाने के बाद अच्छे से रेडी हो जाता है। जब वो शर्ट देखता है उसे बिल्कुल पलने नहीं पड़ा था, भाई ये क्या शर्ट है, अंदर इसके चैन कौन डालता है? तो स्टील वाले चैन लगे हुए थे, फिर भी वो पहन लेता है और उसके बाद वो शर्ट्स को लगा करके उसके ऊपर कोट वेयर कर लेता है। वो जब नीचे उतर कर आता है, वहाँ पे एक प्रीस्ट था और एक लॉयर था। वांगजी आदि कहता है, वेलकम मिसेस बॉड, तो अब तुम फ्रेश फील कर रहे हो? हे, इसके लिए रिफ्रेशमेंट लेकर आओ। जहाँ पीछे में रेनेन, फिंजो और उसके बाद जो हमारा क्रिस, कार्लोस, स्वयं, साउचिंग सब खड़े थे। रिंग आकर वहाँ बैठते हुए कहता है, ये सब क्या है? वांग जी कहता है, ये तुम्हारी पेपर है जो हमारे बीच समझौता हुआ था, डेथ या फिर मैरिज का। तो वो कहता है, और अगर मैं ना चुनूँ तो? वांग जी गन्स निकाल कर रख देता, जिसे देखकर विंग डर गया था और कहता है, ओके, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वांग जी कहता है, कल तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें उस सन की बुढ़े बिजनेसमैन के हाथों बेच दिया था। उसके बावजूद भी विंग कहता है, ये सच नहीं है। वांग जी कहता है, मुझे पता था। "हम्म, ये रहे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सो कॉल रिकॉर्ड्स, ये रहे उससे लिए गए पैसे का ट्रांजेक्शन और ये रहे उसके वॉइस मैसेजेस जो कि चला देता है, जहाँ पे फिंजाओ कह रहा था, ओके लाबाओ, हाँ हाँ मैं ला दूंगा, हाँ 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 फ्रेश, हाँ गर्ल्स ये बॉयज़ चलेंगे, ओके ओके बॉयज़, हाँ हाँ एक बेवकूफ़ को मैं जानता हूँ, ओके लावा। उसके बाद पीछे से वॉइस आती है, डार्लिंग आप इस बार किसे बनाने वाले हो? फिंजा उसमें बोल रहा था, "हाँ, विंग मुझे बहुत परेशान करता है, ऊपर से उसे किसी ने अगवा भी कर रखा है, तो अगर वो बाहर आ जाता है तो वैसे भी वो लोग उसे ढूंढ कर मार ही डालेंगे और तब तक हमारा काम भी हो जाएगा, तो वो दोनों अपना समझते रहेंगे, हम उसे दे देंगे और पैसे लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे बेबी।" इतना बोल कर वहाँ पे हंसने की आवाज़ आ रही थी, जिसके बाद विंग कहता है, ये झूठ है, ये तुमने, कहता है, हम उसे पकड़ने के लिए भेजे हुए हैं, तुम्हें यकीन ना हो तो रुक सकते हो, पर तुम्हारे पास ऑप्शन वही है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। तभी बाहर से एक बंदा आते हुए कहता है, लाबो हमने उसे पकड़ लिया है। पंग जी कहता है, प्रोसीड। फिर वहाँ पे फिंसाओ को पकड़ के लाया जाता है, साथ में उस लड़की को भी, जिसे दोनों को देखते हुए विंग कहता है, फिंसाओ तुमने मुझे उस बिजनेसमैन के हाथों भेज दिया। फिंसाओ कहता है, हाँ तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम मुझे कभी अपने आप को हाथ लगाने नहीं दे रहे थे, किस करने नहीं दे रहे थे, हक करने नहीं दे रहे थे, तो क्या करता मैं? तुम खुद को एकदम प्योर साधु संत बना के रखना चाहते हो। आजकल की दुनिया में कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाता है अपनी नीडीनेस को पूरा करने के लिए। पिंकी आंखों से आंसू आ गए थे और कहता है, इससे अच्छा तो ये माफिया है जो अभी मुझे किडनैप करके लाया है, लेकिन इसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या ये इंसान नहीं है? मुझे समझ नहीं आता, सिर्फ बॉडी के लिए। तो फैंजाओ कहता है, तुम मेरे पीछे आए थे, मैं नहीं। हम्म, अब तुम इतने अच्छे हो कि लोग तुम्हारा फ़ायदा तो उठाते ही हैं विंग। बेवकूफ़ तो तुम्हें बनाना बहुत ईजी है। वैसे भी इसे बोलो
कि मुझे छोड़ दे और जाने दे वरना अच्छा नहीं होगा। वांग जी कहता है इसे लेकर जाओ, बहुत मैं देखता हूँ। उसके पास आते हुए पेन देते हुए कहता है लिटिल बॉट, अब क्या इरादा है? विंग उस पेन को लेकर गुस्से में आकर साइन कर देता है और कहता है उसे जाने दो। वांग जी कहता है "हम्म, उसे छोड़ दूंगा मैं। अब वो इशारा करता है डबल क्रॉस का, मतलब कि भाई उसे इतना पीटो अधमरा करो एंड देन फिर जाने दो। वांग जी कहता है, विंग कहता है पक्का ना? वांग जी कहता है लिटिल बॉट पक्का हो जाएगा, अपने दो पैरों पे रिलैक्स्ड। फिर प्रेस्ड साइन तो वो वांगजी भी कर देता है, विंग भी कर दिया था, तो कोर्ट वाला मैरिज हो गया। वो कागज लेकर लॉयर चला जाता है। फिर प्रेस्ट उन दोनों को बोलते हैं इंसेस्टर हॉल आने, जहाँ पे वांगजी कहता है मेरे माता पिता नहीं है, मेरा कोई फैमिली नहीं है, तो आप यहीं पे पढ़ दीजिए। फिर वो दोनों खड़े हो गए थे जहाँ पे वो प्रीस्ट, वहीं पे इंसेस्टर को बो करना, फिर कुछ चटर पटर मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के बाद बेचारा कांपते हुए हाथ से उन दोनों को ऐसे ग्रीट करने के लिए बोलता है। दोनों ऐसे सेम कर लेते हैं, इसके बाद वहाँ से चला जाता है। वांगजी प्रिंस को छोड़ने के लिए कार्लोस को भेज देता है। इसके बाद सुयांग और शाओसिंग से कहता है पूरे घर पे नजर रखना, मैं 3 बजे नीचे आ जाऊंगा। इतना बोलने के साथ ही वो सीधे विंग को अपने कंधे पर उठाता है, जहाँ पे विंग कहता है लीव मी, नीचे उतारो मुझे। पर वांग जी कहाँ मानने वाला था भाई। वो अंदर आते ही पहले तो रिमोट से पूरे कर्टन्स को कवर करता है, जैसे कि नाइट वाले वाइब्स आ गए हुए थे। विंग ये सारा कुछ देख के ना काफी डरा हुआ था। वो उसे घूरते हुए कहता है क्या कर रहे हो? हाँ। गांधी कहता है रिलैक्स लिटिल बॉट, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला था ना कि लीगली पहले तो मैं तुमसे शादी करूंगा, उसके बाद हमारे बीच जो कुछ भी होगा वो सिर्फ हमारे बीच रहने वाला है, ओके ना? विंग कहता है आर यू सिक? समझ में नहीं आ रहा है। मैं मैं ये सभी चीजें नहीं करना चाहता, जाने दो मुझे। गांधी कहता है तुम जिंदा नहीं रहना चाहते हो क्या? हम्म, अपनी जिंदगी से बोर हो गए हो या खुद से प्यार नहीं करते? मुझे बताओ। लिटबॉट इतवॉल इसके टांगों को खींचता है, सूज निकालता है, अपने वॉच को खोल के बेड के कॉर्नर पे डालता है, कोट उतारता है, शर्ट खोलकर हटा देता है। फिर उसकी बॉडी को देख रहा था, मस्कुलर सैलेंडर, एकदम मस्कुलर जो बॉडी होती है, 6 पैक, साथ में चेस्ट जो कि एकदम स्लेट थे, एंड देन जो उसके आर्म्स थे वो सभी चीजें एकदम मस्कुलर ऑरा के साथ में वांग जिसके सामने में खड़ा था। अपने बेल्ट को खोलने के साथ ही वो धीरे धीरे करके विंग के ऊपर आता है, इसके जॉ लाइन को खींचता है और कहता है तो क्या कहना है तुम्हारा, बोलो। एकदम बोलकर उसके पैंट को खींचने लगता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, ये सब नहीं करना। वांग जी कहता है जबरदस्ती करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। उसके पैंट को बेल्ट को खोलते हुए उसके दोनों पैरों को चाँप दिया हुआ था, जिसके बाद उसे खोलता है, थोड़ा नीचे करके खींचता है। पर विंग कहता है नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। वांग जी नीचे उतर जाता है, उसके पैर को खींचते हुए खींचना स्टार्ट। विंग अपने पैंट को ऊपर खींच रहा था, वांग जी नीचे खींच रहा था। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है अगर मुझे थप्पड़ नहीं खाना चाहते हो चुपचाप से छोड़ दो, क्योंकि मुझे सुई लगाना पड़ेगा, फिर तुम्हारी बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। मैं वैसे नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हें अपना नाम अपनी मुंह से बुलवा के रहूंगा। कहता है सब सपने में। हाँ जी कहता है देखते हैं, इतना बोलकर उसके हाथों को लेता है, अपने टाई से उसके हाथों को बांध देता है। अब तो विंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। पैंट्स को खोल देता है, वो इनर बॉक्स में था, एंड देन शर्ट को 3-4 बटन को खोलता है, जैसा कि वो शर्ट था ही थोड़ा यूनिक टाइप का, पूरा ऐसे वी टाइप का टॉप बन गया था। वांग जी उसके ऊपर एकदम फ्रंट में आते हुए उसके बालों को खींचता है, उसे किस कर रहा था, एंड देन अलग से उसे ऐसे स्लाइड वगैरह करके मैश करते हुए उसे धीरे धीरे करके वापस से उसके ऊपर उसे बुली करते हुए थोड़ा सा टच करते हुए एक्साइटेड करना स्टार्ट कर देता है। विंग को ऊपर करता है तो विंग का वो टॉप उसके ऊपर काफी अच्छा लगा था। वांग जिस साइको था ही, फोन निकालता है अपना और विंग का पिक्चर्स निकालता है, जिसके बाद विंग फेस ऑन करता है तो वांग जी उसके हाथ को सामने करते हुए फेस को जबरदस्ती फोन की तरफ फ्रंट वे में डालता है, क्लिक करता है, एंड देन उसके बाद उसे कहता है नाइस कपल है ना, मैं इसे हमेशा अपने फोन में रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जब मन करेगा तब मैं इसे देखूंगा। उसके बाद फिर वांग जी धीरे धीरे करके उसके ऊपर बाइट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो बाइट करके हीस दे रहा था, विंग के मुंह से चीखें निकलने लगी थी। पाक में वांग जी उसे कहता है सीमा नहीं वांग जी, पर विंग नहीं बोल रहा था। वांग जी कहता है अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं मर्सी दिखाऊंगा, वरना तुम। विंग कहता है मैं तुम्हारा नाम नहीं लेने वाला। वांग जी कहता है कम ऑन बीबी, तुम्हें नहीं लगता
कि तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। जैसे बीबी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा मैं हस्बैंड हूँ और तुम्हारा ये ड्यूटी है। मैंने इलीगल तरीके से नहीं किया है, शादी की है तुमसे बाकायदा कानूनी तौर पे। इतना बोलकर उसे जॉर्डन को ऐसे बाइट करते हुए उसे पलट देता है। मुख खोलकर अपने आप को उसकी इनसाइड इन करने का स्टार्ट करता है, पर नहीं हो रहा था। वंग जैसे अपनी टंग से लिक करता है तो विंग को अजीब लग रहा था। वैसा नहीं था कि विंग को नहीं पता है, पर अजीब लग रहा था। पर वांग जी पूरे पागलपंती के साथ फिंगर से टंग से उसे एक्साइटेड करता है, फिर अपने आप को उसके इनसाइड इन करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसके ऊपर आते हुए उसके बॉडी को इतने कस के प्रेस करता है। विंग तो लग रहा था जैसे चपके पापड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी वांग जी जो स्टॉक करना स्टार्ट करता भाई, विंग चीखना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है, अगर चाहते हो कि मैं थोड़ा सा कम करूँ, मेरा नाम लेना स्टार्ट करो। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वांग जी के नाम का मौन कर रहा होता है। एंड देन वांग जी फाइनली अपने वेडिंग डे को एंजॉय कर रहा होता है। इनको पूरी तरीके से अधमरा कर देने के बाद नॉर्मली वो थोड़े देर के लिए उसे रिलैक्स्ड वे में अपने आप पे रखा हुआ था। वांग जी उसे घूर कर देख रहा था जहाँ पे विंग की आंखें बंद थी, और कहता है, आज के बाद किसी से भी बात मत करना, किसी के करीब मत जाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बहुत ऐसी इंसान हूँ, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहना चाहिए। ये बोलकर उसे सोता हुआ छोड़ देता है। अच्छे से कपड़े वगैरह पहन लेता है, क्योंकि भाई वांग जी ने इतने अच्छे से एक्सरसाइज किया था कि उसका मूड एकदम रिफ्रेश हो गया हुआ था। उसके बाद जब वो नीचे आता है, सूलियान कहता है बॉस, सूयांग कहता है बॉस अब हमें चलना चाहिए है ना। तो कहता है ठीक है। वो लोग फिर से पोर्ट पे आते हैं, जहाँ पे सारा सामान ना लोड हो रहा था कंटेनर वगैरह में। वो सभी चीज़ें वो देख रहा होता है, जहाँ पे उसे न्यूज़ मिलती है कि जो मोर्चा वगैरह है वो सभी देखने के लिए। वांग जी वो सबको देखते हुए कहता है, चलो डैड के पास जाना, पा के पास जाना होगा। ऑलमोस्ट 1 घंटा में वहाँ से निकल जाता है। फिर वो जो मोर्चा वगैरह रैली वगैरह निकल रही थी, वहाँ के लिए वो निकल जाता है। पार्टी के बाहर वो लोग, पार्टी ऑफिस के बाहर वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि बाहर निकले तो दंगे ना हो जाए या प्रोटेस्ट ना हो जाए। इसके लिए वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं, एक रिपोर्टर उन लोगों से ना ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिया हुआ था, जिसे देख करके जो वांग जी था ना, जिसके बाद क्रिस, कार्ल और सुयांग ये तीनों बाहर जाते हैं। रेनन को बोल दिया जाता है कि ऊपर जाकर के उसको शूट कर देने के लिए। रेनन कहती ठीक है। वो बाहर निकलने वाली थी कि लेकिन तभी अफरा तफरी होना स्टार्ट हो जाता है। वांग जी सबको बोलता है अंदर आने के लिए, जिसके बाद वहाँ पे दूसरे जो गैंगस्टर वगैरह थे वो सब आकर के पत्थरबाजी करने लगे थे। वांग जी कहता है पाक को बचाना होगा, क्योंकि हम पीछे नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं। बीच में ऐसे कम अपनी जो बॉडीगार्ड्स वगैरह जो था उसके साथ बीच बचाव करते हुए वो सन्यान को वहाँ से निकाल करके बाकायदा सेफ्टी के साथ में कार में डालकर वहाँ से निकालता है। देन वहाँ से वो सब लोग निकल जाते हैं। 15 से 20 ऑलमोस्ट कारें थी जो सब एक एक करके जा रही थी, लेकिन सूट बहुत हो रहा था। अब कार जो थी वो सब बुलेट प्रूफ थी, तो चल नहीं रहा था। और उसके बाद वो लोग जब उस तरफ जाने लगते हैं तो जो वांगजी था वो सल्यान से कहता है, ये सब क्या हो रहा है, किसे पता चला और कि तुम लोग यहाँ हो, बताओ मुझे। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। सिनलियान के पैलेस में, सिनलियान का पैलेस जो कि चाणक्य की तरफ से उन्हें दिया गया था, जहाँ पे वांग जी उसे बोलता है कि उस दिन जब गैंग वॉर हुआ था तो उसमें उन लोगों ने हमारे कुछ बॉडीगार्ड्स को मारे थे, मुझे शूट किया था, तो बदले में हमने भी उसे रेफरेंस दिया हुआ था और हमने भी उसके 17-18 लोगों को मार दिया था। मे भी शायद आज वो उसका बदला ले रहे हो। सिनलियान वांग जी को 2-3 थप्पड़ लगाता है खींच कर, कहता है पाप तुम लोगों से नाराज है, अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक शांतिपूर्वक रहो, और हाँ कोई और गड़बड़ मत करना। वांग जी बस पिटने के बाद उधर से निकल जाता है। सिलजान कहता है, इन लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से आज इतना सब कुछ हो गया, कल के ब्रेकिंग न्यूज़ को कैसे रोके हम। वही जो रिपोर्टर्स था ये सभी चीज़ों को कवर कर चुका था। अगले दिन न्यूज़ में बड़े बड़े लेटर्स में वांग जी और सिलजान के बारे में लिखा हुआ था कि एक पॉलिटिशियंस का माफिया के साथ में कनेक्शन है, ऐसा क्यों है, बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो डला हुआ था। वांग जी जो कि रात में जब रिटर्न घर आया था तो वो विंग अभी भी सो रहा होता है। वांग जी का मन नहीं भरा था, इसलिए वो सोते हुए विंग के साथ में फिर से इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। विंग तो ऑलमोस्ट आधा डेड पड़ा हुआ था, उसे बिल्कुल नहीं पता कि वांग जी ने क्या किया क्या हुआ, उसे कोई सुध नहीं थी, उसकी बॉडी सांसें कुछ काम नहीं कर रही थी। लेकिन वांग जी अपने आप को तृप्त कर लेने के बाद सो गया हुआ था।
अगले दिन सुबह वो पहले ही उठ करके नीचे आ जाता है। जब वो क्रिस, सोया, कार्लोस ये सब बातें कर रहे होते हैं डिस्कस इन्हीं सारे मैटर्स के ऊपर, तो वापस से ये पेपर्स जैसे ही दिखता है उसे, जो कि बाहर से कुछ गार्ड ला कर देते हैं, कहते हैं ये फ्रंट पेज पे आई है, तो हम क्या करें इसका। वह जिस पेपर को मचोड़ते हुए कहता है उस रिपोर्टर को पकड़ कर लाओ, और अगर वो नहीं माना तो हम उसे फिर से टॉर्चर करने वाले हैं। इतना बोलकर वो पेपर को मरोड़ देता है और कहता है सब बंद करने के लिए। तभी सिलियान का कॉल आता है। सिलियान गुस्सा करते हुए कहता है पा को नहीं पता कि पा को क्या चाहिए, बोलो। वांगजी कहता है आई एम सॉरी पा। सिलियान कहता है मुझे नहीं पता कि क्या करने वाले हम, लेकिन इसे खत्म करो। 10 बजे से पहले जब मैं पार्टी ऑफिस पहुंचू और ये सभी चीजें अगर मुझे दोबारा दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वांगजी। वांगजी कहता है चीपा। इतना बोलकर वो क्रिस्टी कहता है उस न्यूज एजेंसी वालों को बोलो इसे बंद करने के लिए, और जितना भी गया है उन सबको हटाओ। क्रिस और वो साउसिंजों को बोलता है सुयंग को उठाने। सुयंग बोलता है कि हम सोशल मीडिया का मैं देख लेता हूँ, बाकी इसका देख लो। इतना बोलकर वो लोग अपने काम पे लग गए हुए थे। जो साउसिंजोंग था वो सारे सोशल मीडिया जितने भी एक के दूसरे से लिंक्ड होते हैं ना, वो जैसे जैसे जा रहे थे उन सबको हैक करते करते सारे में उस वीडियो में ना मॉलवेयर छोड़ देता है, जो कि जो भी प्ले कर रहा था अपने आप इनक्रप्टेड होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो क्रिस था और कार्लोस वो दोनों आए थे न्यूज एजेंसी, जहाँ पे वो रिपोर्टर पूरी रात मेहनत करने के बाद अपनी सीट पे सो रहा होता है। वो दोनों उसे गन के नोक पर उठाकर बाहर लाते हैं और जो सुयांग था वो जाता है अंदर और उस डायरेक्टर को बोलता है चीफ एडिटर को कि इसे ब्लॉक करो अभी के अभी। वो चीफ एडिटर कहता है अगर मुझे मार भी दोगे तब भी मैं ये नहीं करने वाला। बुराई का अंत तो एक ना एक दिन होता ही है और मैं ये करके रहूंगा। लोगों को पता चलना चाहिए जो हमारी कम्युनिस्ट लीडर्स है वो किस तरह से करप्शन में लोड है। सुयंग को बस ऑर्डर्स मिले थे, वो ना चाहते हुए उसे दोबारा धमकाता है, लेकिन चीफ एडिटर बहुत ढीठ था। उसके बाद वो उसकी फैमिली की बात करता है तो लास्ट में वो हार मान जाता है, लेकिन फिर भी वो जो डॉक्यूमेंट्स था उसे डिलीट करने के बारे में नहीं, वो खुद ही साइनाइड खाकर खुद की जान ले लेता है। स्वयं को इतना बड़ा शॉट लगा था, उसने नहीं सोचा था, वो तो बस डराना चाहता था। अब वापस से वो उसी जगह पे हम कह सकते हैं कि डेथ हुई थी, तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया था इशू। वो जल्दी से उस रिपोर्टर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब बाद में वहाँ पे उन लोगों की डेड बॉडी फाउंड होती है, पॉइजन की वजह से डेथ हुई थी, तो ऑब्वियसली फोरेंसिक में बॉडी वगैरह भेजी जाती है। भांगजी मतलब एक तो पहले के मैस को ख़त्म नहीं कर पा रहा था, दूसरा ये भयंकर न्यूज़ बन गया हुआ था। ये सभी चीज़ों को देखते हुए सूलियान जब पार्टी ऑफिस पहुंचता है तो उन्हें विपक्ष वाले मना करते हैं कि हम आपको आगे का पोस्ट नहीं देंगे, आपको इतने ही पे रहना पड़ेगा और कार्यकर्ता के तौर पे काम करना होगा। सूलियान के लिए बहुत बड़ी हार थी, इसलिए वो वहां से अपनी बेइज्जती कराकर सीधे आता है लान वांगजी के पैलेस, जहाँ पे वो बच्चे वाला घर था जिसे अभी पैलेस में तब्दील कर दिया गया था। जब वो आता है तो उस समय वांगजी नहीं था, वो डॉकयार्ड पे था। सिलियान आते ही चिल्लाता है वांगजिया, 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 पर वांगजी नहीं था। क्रेस, कार्लोस, पर कोई बच्चा नहीं बोल रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर विंग हड़बड़ाकर उठता है, अपने बॉडी को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा पेन था। वो सीधा अपने कपड़ों को अच्छे से वेयर करता है, लंगड़ाते हुए चल रहा था क्योंकि वांगजी ने उसकी अच्छी खासी बैंड बजाई थी भाई, मतलब इतना समझ ही जाओ, ठीक है। वो लंगड़ाते हुए जब नीचे आया उसके पैर में चप्पल भी नहीं था, तो उसे देखते ही सिलियान कहता है कौन हो तुम। तभी एक गार्ड आकर उसके कान में सब कुछ बता देता है। सिलियान के चेहरे पे एक ईविल सा स्मार्क था। वो कहता है इसे पकड़ो और इसे पीटो। वो गार्ड विंग को पकड़ते हैं। एक तीसरा बंदा जो कि सिलियान का बॉडीगार्ड था, वो आकर के विंग को इतना मारता है, इतना मारता है कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, इसका सर फट गया था, इवन उसके हाथ पैर में भी बहुत चोट आई थी। एक तो वांगजी ने उसके साथ इतना सब कुछ किया था, ऊपर से सिलियान ने। उसके बाद कहता है इसे घसीटते हुए लेकर चलो विंग, क्योंकि लग रहा था कि वो अब मर जाएगा या तब मर जाएगा। वो उसे ला करके कार में डाला जाता है, डिक्की में, वो भी हाथ पैर बांध करके। वो लोग डॉकयार्ड पे आते हैं। आते ही वांगजी जब देखता है कि सिलियान की कार आ रही है, जिसके बाद वांगजी उसे घूर कर देखते हुए कहता है पा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सब लोग वहां पे आके खड़े थे। शाओशिनचे जो कि उसको खत्म करने के लिए वो अपने कैफे गया हुआ था, लेकिन जब वो घर आता उसे पता चलता है, वो कॉल करता उन लोगों से, तब तक इसके बंदे ने साओ सिंचन को भी पकड़ लिया हुआ था और उसके सर पे एक गन तान रखी थी।
सांस इंजन भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो भी डेड एंड के ऑलमोस्ट करीब ही पहुंच गया था। सिलियन आते ही सबसे पहले तो एक रॉड निकालता है और निकालने के साथ ही वांग जी, क्रिस, कार्लोस, सुयांग सबको हौंकना स्टार्ट कर देता है। सबको अच्छे से पीट देने के बाद सिलियन रड फेंकते हुए कहता है, एक काम बोला था उस रिपोर्टर को ठिकाने लगा, लेकिन तुम लोगों ने केस को इतना ज्यादा लंबा चौड़ा खींच दिया। पार्टी में मेरी बेइज्जती हुई। मैं पहले गैंगस्टर था, फिर मैं पहले लोकल गुंडा था, फिर गैंगस्टर बना, फिर खुद की पूरी आर्मी खड़ी की। किस लिए? ताकि तुम सब मुझे बैक सपोर्ट करो। पर क्या मिला तुम्हें? हाँ, एक न्यूज एजेंसी के चीफ एडिटर को मार डाला। इतने बड़े न्यूज को मैं कैसे दबाऊं, बताओ मुझे। हाँ, मैंने माफियाज के गैंग बना रखे हैं, मैं खुद उसका लीडर हूं, तो क्या मैं चीख चीख कर लोगों को बताऊं? हाँ जी, कहता है, पा हमसे गलती हो गई। कहता है, गलती की गुंजाइश हमारे पास नहीं है, रूल्स आर रूल। वांग जिया इतना बोल कर वो सीटी बजाता है, जिसके बाद विंग को घसीट कर लाकर वहां पे बिठाया गया था, जिसे देखते ही वांग जी कहता है, पा। सिलजान कहता है, हाँ, मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मेरे लिए सन इन लॉ का बंदोबस्त किया है। और बेचारों को बहुत मार पड़ गई। देखो तो विंग के माथे से अभी भी ब्लड आ रहा था और मुंह से भी, जिसे देखते ही वांग जी कहता है, पा 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 उसे जाने दीजिए। सिलियन वांग जी के बालों को खींच कर पकड़ते हुए कहता है, अगर दोबारा उसे पाना चाहते हो तो ये काम करो। वांग जी कहता है, पा मैंने कहा उसे छोड़ दीजिए। सिलियन कहता है, अब उसके लिए तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वांग जी कहता है, मैंने कहा पा उसे कहिए छोड़ देने के लिए। क्रिस, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। सिलियन कहता है, पहले मेरा काम करो वरना वो यहीं पे दम तोड़ देगा। वांग जी कहता है, मैंने कहा पा उसे हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। सिलियन कहता है, आह वांग जी, क्या तुम भूल गए हो? वो मैं था जहाँ पे तुम्हारे मुंह में खाना डाला, दाना डाला और तुम्हें बड़ा किया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी? वांग जी कहता है, वो मेरी बीबी है और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं को जान से मार दूंगा। सिलियन वांग जी को फिर से एक थप्पड़ खींच के लगाते हुए कहता है, तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हारा पा हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? हंग जी बस गाल टेढ़ा किए हुए थे, कहता है, मैंने कहा पा उसे जाने दीजिए। सिलियन कहता है, नहीं जाने दूंगा। क्या करोगे? पहले इस सबको खत्म करो और उसे मरने दो। मरने के बाद उसे गटर। हंग जी वही रड पैर से इसे लात मार के सीधा हवा में किक फ्लाई करते हुए हाथ में लेता है, एक धड़ देता है उसके माथे पे। सिलियन सीधे सन होते हुए बॉडीगार्ड के ऊपर गिरता है, जहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स ने गन तान दिए थे। तब तक क्रिस, कार्लोस और रेनियन सब ने उसके 8.5 9-10 बॉडीगार्ड्स को शूट कर दिया था। वांग भागकर अपने घुटनों पर विंग को लेता है, उसे कैच करते हुए कहता है, बेबी क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, विंग कहता है, यू रास्कल इंसान, आई एम डेड। इतना बोलकर विंग बेहोश वांग जी उसे गोद में उठाते हुए कहता है, इन सबको निपटाओ। फिर वो जल्दी से कार में डालता है उसे, उसे ले जा रहा होता है, जहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मरना मत, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें अपनी फैमिली बनाई है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वांग जी पूरे रास्ते बोलते जा रहे थे कि वांग जी को पहली बार एहसास हो रहा था और डर लग रहा था जिंदगी में कि अगर उसे कुछ हो गया तो शायद मे बी वो मर जाएगा, शायद उसके साथ कुछ और हो जाएगा। हाँ, कहने के लिए उसके पास इतनी बड़ी फौज है जो सारी की सारी उसकी फैमिली है, पर अपनी फैमिली जो उसकी चिंता करे, केयर करे। हालांकि विंग उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, पर वांग जी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। वांग जी उसे लेकर इतना ज़्यादा डरा हुआ था। हॉस्पिटल बाहों में लेते आते ही कहता है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। सारे लोग आते ही उसे देखते हैं, सब डर गए थे। वांग जी कहता है, इसे ठीक करो, इसे ठीक करो वरना। सारे 2-3 नर्स को पकड़ते हुए स्ट्रेचर पर पहले विंग को लेटाता है, पकड़ते हुए गन के नोक पे कहता है, इसे लेकर जाओ अभी के अभी, जाओ। डॉक्टर कहता है, रिलैक्स, हम जा रहे हैं। इतना बोलकर अंदर जाता है। वांग जी कहता है, मैं भी जाऊंगा। कहता है, नो, आप नहीं जा सकते। अगर आप कहें तो आप पैनिक करेंगे और हम काम नहीं कर पाएंगे। वांग जी कहता है, मैं भी चलूंगा। इतना बोलकर वो भी जबरदस्ती अंदर गलने के खड़ा था, जहाँ पे डॉक्टर उसको देख के कांप रहे थे, पर विंग का इलाज कर रहे होते हैं। वांग जी बार बार कह रहा था, अगर इसे कुछ हुआ तो तुम सबकी डेड बॉडी मैं यहीं पे गाड़ दूंगा, ये ओटी रूम की जगह पे कब्र बना दूंगा मैं, याद रखना। बेचारे डॉक्टर डर के माहौल में विंग को इलाज कर रहे होते हैं, जहाँ पे जब क्रिस और वो सब आते वापस, वांग जी को खींच खांच के बाहर लाते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्रिस कहता है, हाँ, तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर अंदर गए तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें करने दो, तुम उन्हें डरा दोगे। वांग जी कहता है,
से कुछ हो गया तो मैं सबको मार दूंगा अंदर ही। क्रिस कहता है हाँ हम मार देंगे, ठीक है हम सबको मार देंगे, लेकिन फिलहाल से उन्हें अपना काम करने दो। जी कहता है तो तुम जानते हो मैं किस कहता है मैं समझ सकता हूँ। तुमने पहले कभी किसी के लिए इतना ज्यादा बेचैन होते हुए नहीं देखा है वांगजिया, प्लीज शांत हो जाओ और ठीक हो जाएगा। कहता है मैंने उसे इंटरनली बहुत हर्ट किया था और एक्सटर्नली उसे मैं पा को कहता है पा मर चुके हैं। वांगजी कहता है मैं उन्हें फिर मारूंगा, उनकी बॉडी को निकालकर मैं अपने हाथों से काट डालूंगा। क्रिस कहते हैं बोलो मत, उन्होंने हमें खाना दिया था, हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए। अंजलि की आंखों में तो वैसे बहुत गुस्सा था, लेकिन कहता है मैं उन्हें मार डालूंगा, अच्छे से फिर डालूंगा उन्हें अंदर। पर किस कहता है ऐसा नहीं कर सकते हम। जी जैसे तैसे करके उसे शांत कराया जाता है। बाप रे 2 घंटे बाद डॉक्टर जब बाहर आता है, भंजी सीधे गन निकाल कर कहता है बताओ मुझे वो ठीक है, बताओ मुझे वो ठीक है या नहीं। डॉक्टर के तो बेचारे प्राण हो रहे हुए थे, पर वो बोल देता है जी सर वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें। वांग जी थोड़ा राहत की सांस लेता है। थोड़ी देर बाद वांग जी के सामने ही विंग को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद वांग जी उसके पास आता है जहाँ पे उसके मुंह में पाइप लगे हुए थे, सर में बैंडेज था, हाथ में बैंडेज था, पैर में बैंडेज था, जिसे देखकर वांग जी कहता है कल ही हमारी शादी हुई थी, आज ये हो गया, प्लीज हम क्या करें। वांग जी की बात सुनने के बाद क्रिस कहता है पहली बात तो ये पा नहीं है तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी स्टेटस को इतना बड़ा बनाएंगे कि हम तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये कि उनके जितने भी इलीगल काम है उन्हें हम अपने अंडर में ले लें, इससे पहले कि सब कुछ बट जाए। अंग जी कहता है सही कहा। बोलकर वो डॉक्टर को बुलाता है, कहता है सारी चीजें जितनी भी लगनी है वो सब अरेंज कर दो, क्योंकि तुम आज से 24 घंटे के लिए मेरे साथ मेरे बंगलों में रहने वाले हो। डॉक्टर का तो सर घूम गया। अंग जी कहता है और अगर नहीं माने तो मैं तुम्हें उठाकर जहन्नुम की सैर कराकर वापस लेकर आऊंगा, समझे तुम। डॉक्टर हाँ में सर हिलाते हुए कहता है मैं अपने असिस्टेंट को भी लेके जाऊंगा। कहता ठीक है। उसके जाने के बाद वो डॉक्टर आते ही बैठा हुआ था जहाँ पे उसका असिस्टेंट आते हुए कहता सर, तो वो डॉक्टर कहता है चांग चेंग इतना क्रिटिकल केस आया है हम कैसे हैंडल करेंगे। वो कहता है सीजन सर हम हैंडल कर ही लेंगे। इतना बोलकर वो जैसे तैसे करके सारी चीज़ों को अरेंज करते हुए शाम तक विंग को सारे सामान के साथ वांग जी के मैंसन में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे इतने सारे लोगों को देखकर पहले तो जांग जी प्लस सीचन दोनों डरे हुए थे। बट वांग जी उन दोनों को कहता है यहीं पे रहना है, यहीं पे खाना है, जो भी चीज़ चाहिए किसी को बोलना वो सब कुछ अवेलेबल कर देंगे, लेकिन विंग को ठीक करना, उसे अंदर से लेकर बाहर तक ये आपकी जिम्मेदारी है, और अगर चूके तो ये नहीं बचने वाला है। जहाँ पे जियांग जेंग की तो फटके हाथ में आ गई थी, लेकिन फिर भी वो दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। इधर वांग जी धीरे धीरे करके जितना भी संज्ञान का काम था, अनाथ आश्रम थे, फंड्स थे, ट्रस्ट वाली जो चीजें थी उस सबको अक्वायर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो उसके ऊपर अक्वायर करते हुए डोमेन ले रहा था, धीरे धीरे दूसरे माफियाज जो कि अलग अलग गैंगस्टर गुटों में बटे हुए थे, एक सिटी में 2-3 माफियाज होते जो अपने अपने इलाके का सिर होता है, वो सब लोग सिलयान और वांगजी सर से ऑलरेडी डरते थे। लेकिन उन्हें जब पता चला कि सिलयान की ऑलरेडी डेथ हो गई, मीडिया में एक अलग न्यूज चल रही थी कि माफिया गुरुओं के बीच में जब झगड़ा हुआ तो उन्हें बचाया गया। लेकिन अगले ही दिन जो एक कार्यकर्ता सिलयान थे जो कि आगे के कम्युनिस्ट पोस्ट पे जाने वाले थे और नेता भी बनने वाले थे, उनका अचानक से डेथ हो गया। ये न्यूज़ चल रहा था। ऊपर से उस चीफ एडिटर ने साइनाइड खाकर जो करतब किया था वो अलग चल रहा था। लेकिन वांग जी पहले तो उस जो रिपोर्टर था उसको अभी भी कैद करके रखा हुआ था, जहाँ पे कार्लोस ने उसको बहुत पीटा हुआ था और सुयांग ने। उसके बाद उसको अभी भी रखा हुआ था, जिसके बाद वांग जी उसके पास आता है, एक पेपर देते हुए कहता है अग्रीमेंट करो, हमारे लिए न्यूज छापो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यकीन मानो हम तुम्हारी फैमिली को मार ही डालेंगे। उस न्यूज़ रिपोर्टर के बाद कोई ऑप्शन नहीं था। वो उस एग्रीमेंट पे साइन करते हुए टूटा फूटा बनकर उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाता है। उस इंसान सिंचिंग जब उस गन्स के नोक पे था तो दूसरे बॉडीगार्ड आकर के मतलब 10-15 मिनट तक तो पहले घात लगाकर देख रहे थे, फिर बाद में 10-15 मिनट बाद आकर के और फाइनली
उन दोनों बॉडीगार्ड को मार देते हैं चाकू मार के, और शाओ शिनचेंग को बचा लेते हैं, क्योंकि शाओ शिनचेंग के लिए भी 3-4 बॉडीगार्ड रखा गया था। शाओ शिनचेंग कंप्यूटर में बहुत अच्छा था, एक्सपर्ट था, दैट्स वाई। तो इधर सिलनियान के भी मर गया था, और इधर उसके 2 बॉडीगार्ड जो बचे थे उसे भी मार दिया गया था। फाइनली वो रिपोर्टर साइन कर देता है। साइन करने के बाद उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। ये सभी चीज़ें करते हुए वांग जी रोज़ रात को विंग के पास आता और विंग को देखता। धीरे धीरे करके दिन बीतते जा रहा था। जो वांग जी था उसका दबदबा इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ऑलमोस्ट उसे पहले तो वांग जी को नाम से लोग वैसे भी थोड़ा बहुत डरते थे। बाकी सारे माफियाज लोग में गैंग्स वार वगैरह होते रहता था। लेकिन जैसे जैसे करके सिलनियान के सारी चीज़ों को उसने अक्वायर किया, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, उसके एसेट्स बढ़ गए थे, पावर बढ़ गया था, उसने कई ग्रीड्स बना दिए थे, और अलग 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 जगह से लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे थे। 1-2 पॉलिटिशियंस को ज़बरदस्ती उसने अपना मोहरा बना रखा था, नए काम कर भी तू जस्ट लाइक करे पट्टू। ऐसे करते हुए उसने एक पावरफुल सब कुछ बना लिया हुआ था। ऑलमोस्ट 7 मंथ होने को आ गए थे, जहाँ पे विंग के पैर थोड़े-थोड़े करके ठीक हो रहे थे, और ये सभी चीज़ें विंग के सर पे चोट लगी थी, जिसकी वज़ह से वो सब कुछ भूल गया हुआ था, क्योंकि उसे मारा था इतने अच्छे से। जो सीज़न था और जो हमारा जानजिंग था, वो यहाँ पे रहते-रहते समझ में आ गया उसे कि वांग जी, जो कि सच में माफ़िया है और सर्वाइव करने के लिए इतने सारे लोगों को मारना उसके हिसाब से सही था, पर नॉर्मली ऐसे नहीं। तो एक को अगर नहीं मारेगा तो दूसरे वाले इसको आके लप टपका के चले जाएँगे। लेकिन वो अपने हस्बैंड के सामने में बहुत लॉयल है, एंड उसकी बहुत परवाह करता है, और उसका वो वेट कर रहा है। यहाँ पे भी विंग धीरे-धीरे करके पहले तो चलना सीखता है, फिर उसके बाद अपने हाथों को मूवमेंट से स्टार्ट करता है, फिर धीरे-धीरे अब बोलना सीख रहा है, क्योंकि उसे इतना पिटाई लगा था भाई, इतना मार पड़ा था उसे, कि उसका सर-वर सब एकदम डैमेज हो रखा था। वांग जी जब ये सब देखता था तो उसे अंदर से बहुत रोना आता था, क्योंकि उसने ज़बरदस्ती विंग को अपनी दुनिया में शामिल किया। विंग अच्छा खासा अपनी लाइफ जी रहा था, लेकिन उसे इस दुनिया में शामिल किया, शादी भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा अंत उसने नहीं सोचा था। दैट्स व्हाई पेशेंसफुली वो वेट कर रहा था 7 मंथ। विंग जब उसे अच्छे से रेडी कर दिया गया था, तो विंग सामने मिरर में देखकर रो रहा था, जिसे देखते हुए वांग जी से पूछता है। वांग जी गेट ओपन करते ही उसके पास आते हुए कहता है, हे विवी, तुम्हें पता है आज हमारी शादी का 1 साल हो चुका है। जहाँ पे विंग रोते हुए कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है। वांग जी उसे उठाते हुए बेड पर लाकर बिठाता और कहता है, तुम्हें पता है जब स्टार्टिंग में तुम मुझे बहुत डर जाया करते थे, तब मैं तुम्हें लिटिल बॉट बुलाता था। और अब तुम फाइनली मेरी बीबी हो। तो इतना बोलकर उसके फोरहेड पे किस करता है, देन उसे कहता है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, है ना? तो वहीं उसे कहता है, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। अंश कहता है, हाँ, पा ने तुम्हें मारा था, कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें, ये लगा कि मैं 11वीं या शायद 12वीं बार बता रहा हूँ। वहीं कहता है, भूल जाता हूँ। अंश कहता है, तुम 1000 बार भूल जाओ, लेकिन मैं, जहाँ पे विंग रोते हुए कहता है, तो हमारी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी वांग जी, जो कि विंग हर बार उससे ऐसे ही सवाल पूछता था। तो वांग जी कहता है, बारिश की रात थी जहाँ पे तुमने मेरी जान बचाई थी, और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। उसके बाद मैं तुम्हें ले आया, फिर मैंने तुम्हें खूब प्यार किया, और फाइनली हम दोनों ने शादी कर ली। वांग जी उसे बोलते हुए अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसने आधा झूठ बोला है। विंग उसे देखते हुए कहता है, तो हमारा रिश्ता कैसा था, अच्छा या बुरा? जहाँ पे वांग जी उसे कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है विंग, क्या अभी तुम्हें मेरे एफर्ट्स दिखाई नहीं देते? क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं? विंग कहता है, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे लिप्स के पास यहाँ पे कट्स लगे हैं, सर पे चोट के निशान हैं, चिक्स पे भी। उसके बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करते हो वांग जी। वांग जी कहता है, खूबसूरत चेहरा एक आईना होता है दिल में उतरने का, जिस्म सुकून देते हैं रूह में उतरने का, लेकिन अगर दिल से दिल जोड़े हों तो एक के बिना दूसरे की क्या ख्याति। और अगर नियति में तुम्हारे जैसा पार्टनर लिखा है तो ये चेहरा भी मुझे मंजूर है विंग। विंग उसे देखते हुए रोते हुए कहता है, मैं बहुत गंदा दिखता हूँ वांग जी, तुम किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते? वांग जी कहता है, बीबी बस बकवास करना बंद करो। वही मैं तुम्हें 1 साल से ठीक होने की उम्मीद में यहाँ तक नहीं आया हूँ कि
मैं किसी और से शादी कर लूँ। तुम्हें पता है ना मैं माफिया हूँ। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें अपना शुगर बेबी बनाना चाहा था तुमने कहा था मुझे डिस्गस्टिंग। मुझे अच्छा लगा था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि मुझे कुछ बोल सके। तब मैंने तुम्हें अपनी वाइफ ही बनाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़कर कहीं और जाऊंगा मैं? एक बार तुम्हें एहसास कराना है मुझे इतना बोल। भंग जी विंग को लेकर बेड पर आता है जहाँ पे विंग मुंह फेर लिया हुआ था। भंग जी कहता है अगर मैंने अपना नाम ना बुलवाया और तुम्हें वहां तक ना लेके गया तो फिर मैं किसी काम का नहीं। इतना बोलकर धीरे धीरे करके खुद का विंग का ड्रेस अनड्रेस करता है जहाँ पे विंग उसे बार बार मना कर रहा था लेकिन वांग जी जिद पे अड़ा हुआ था। वो विंग को धीरे धीरे करके एक्साइटेड करते हुए फाइनली जब अपने आप को उससे कनेक्ट करता है। वांग जी को डर लग रहा था कि कहीं विंग इसे टूट के बिखर ना जाए। वो बहुत डरते हुए अपने आप को उसके अंदर डालता है और बहुत आराम से उसके ऊपर थोड़ा सा डोमिनेंट होते हुए बहुत आराम से जब फर्स्ट टाइम किया था वैसे बिल्कुल भी नहीं उसे प्यार कर रहा होता है। उसे कहता है क्या ये सुकून कोई और देगा क्या मुझे बोलो। विंग उसे कहता है अगर कहीं मुझे लेकर गए। पंग जी कहता है सिवाय मेरे तुम्हें कोई नहीं देख सकता और अगर किसी ने भी ऐसी कोई जरूरत भी की तो वो अपना आखिरी दिन याद कर लेगा क्योंकि हर किसी के नसीब में खूबसूरत चेहरा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी नहीं जाती है। तुम्हें पता है मैं अनाथ था। मेरी जिंदगी में तुम आए। गलती मेरी है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और इन सब में ड्रैग कर लिया विंग। जैसे जैसे वो विंग को प्यार कर रहा था वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा था। विंग उसे रोते हुए कहता है बंग जी। विंग कहता है बंग जी अगर अगर सच में मैं अच्छा नहीं होता तो। बंग जी कहता है अगर तुम अच्छे नहीं होते तब भी तुम मेरे पास होते। आफ्टर ऑल मैंने शादी की है मजाक थोड़ी किया है। इतना बोलकर फाइनली वो दोनों ऑर्गेज्म के पास थे जहाँ पे विंग जब नहीं देख रहा था तब वंग जी कहता है ऐसी हरकतें मत करो विंग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो तुम्हारा जिंदा होना ही काफ़ी है। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था मैंने उम्मीद खो दी थी तुम्हारे वापस लौटने की। मैं तो मर जाता। तुम्हें पता है मैंने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था। विंग उसे देखते हुए कहता है आई लव यू। वांग जी फाइनली उसके मुंह से आई लव यू सुनकर एकदम खुश होते हुए उसे गले लगा लेता है। उसकी आंखों से भी ऑलमोस्ट आंसू निकल गए थे लेकिन वो विंग को दिखाता बिल्कुल भी नहीं है और उसे होल्ड किए हुए था। उसी के ऊपर सोया हुआ था। वांग जी उसे कहता है अब आराम करो। विंग कहता है हम्म। वो दोनों बस एक दूसरे के बाहों में ऐसे पड़े हुए थे। अगली सुबह सूरज की रोशनी पड़ते ही विंग उसे देख रहा होता है जहाँ पे वांग जी की आईज ओपन होते हुए उसे किस करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग बेबी। तो वांग जी जब ये बोलता है तो विंग कहता है मैं तो लड़का हूँ ऊपर से तुम मुझे बेबी क्यों बुलाते हो। वांग जी कहता है मेरी इच्छा थी दैट्स व्हाई। विंग उसकी तरफ मुड़ जाता है और कहता है सच में। वांग जी कहता है सच में। वांग जी विंग के नोट्स भी अपने नोट्स को रब कर रहा था चिक्स पे स्लाइड वगैरह कर रहा था तो विंग उसे दूर हो रहा था तो वांग जी कहता है ऐसे मत जाया करो। तुम्हें पता है मेरे पास दो ही ऑप्शन है। तो विंग कहता है क्या? मैरिज या फिर डेथ का। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हें मरना होता। हाँ उसके बाद शायद मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता और अभी भी मेरे पास दो ही ऑप्शन है। तो विंग कहता है और वो क्या? वांग जी कहता है लाइफ और सरवाइव का। अगर हर वो दोनों तुम हो विंग अगर दोनों में से एक भी छूटा तो मैं मौत को गले लगाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। विंग इमोशनल होते हुए कहता है वांग जी कहता है इस पूरी दुनिया में एक इकलौता फैमिली हो तुम। क्या तुम मेरे साथ रहना मंजूर करोगे? विंग उसे देखता है और कहता है वांग जी कहता है तुम मुझसे वायदा करो कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। विंग कहता है कभी नहीं। वांग जी कहता है दैट्स माय वाइफ ही और इतना बोलकर उसे किस करने लगा था जहाँ पे मॉर्निंग का एक राउंड और कंप्लीट करते हुए वो दोनों नहाते हैं जहाँ पे वांग जी खुद विंग को अच्छे से रेडी करता है। उसके स्कैर्स के ऊपर कुछ भी नहीं लगाता है और उसे ऐसे ही रहने देता है। विंग कहता है हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर लगा देते हैं ना। वांग जी कहता है जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है। हाँ विंग फिर भी उसे अजीब लग रहा था। विंग जब नीचे आता है तो सब लोग बहुत खुश थे
हर कोई विंग को एक फूल दे रहा था जो कि हमारा वांगजी जल कुकरा बन के घूम रहा था। विंग उसे देखता है, वो कहता है क्या तुम्हें जेलिस हो रही है? तो वांगजी कहता है मुझे नहीं पसंद कि मेरे अलावा तुम किसी और के ऊपर ध्यान दो। विंग कहता है ये सब खुश क्यों हो रहे हैं? वांगजी कहता है कि तुम फाइनली बोलना और चलना सीख पाए हो। इतना बोलकर वो डॉक्टर के पास आता है जहाँ पे सीचन और जांगजिंग ऑलमोस्ट उनके फैमिली की तरह ही हो गए थे। जिसे देखते हुए वांगजी कहता है थैंक यू मिस्टर सीचन और मिस्टर जांगजिंग, अगर आप दोनों नहीं होते तो आज विंग मेरे साथ नहीं होता, मैं अपने लिटिल बॉट को खो चुका होता। विंग को धीरे धीरे करके याद आता है स्टार्टिंग वाला सीन जहाँ पे विंग उसे कहता है मैं तुम्हारा लाइफ सर्वाइवर हूँ, तुम मरना चाहते हो क्या? चलो मैं तुम्हारा बुलेट्स निकाल दूँ। विंग को जब याद आता है, बस इतना ही याद आ रहा था, तो वांगजी की तरफ देख रहा था बहुत प्यार से और वो कहता है सर्वाइवर, एक दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और एक दिन तुमने मेरी। क्या सच में? वो बस देख रहा होता है जहाँ पे सीजन और जंगजिंग कहता है तो अब हमें इजाज़त दीजिए। बंगजी कहता है हॉस्पिटल जाना चाहते हो तो जाओ, हमारे बारे में किसी को मत बताना, और दूसरा अगर हमारे बंदों को जरूरत पड़े तो उसकी हेल्प कर सकते हो। सीजन कहता है जी जरूर। इतना बोल कर उन दोनों को हॉस्पिटल के लिए कार भी अरेंज कर दिया हुआ था। वो लोग वहाँ से अपना सारा सामान, बोरिया, बिस्तरा, जो कुछ भी लेकर आए थे वो सब कुछ लेकर चले जाते हैं। फाइनली उस घर में विंग, वांगजी, क्रिस, कार्लोस, सुयंग, शाओ, सिन, चिंग, जेनेन बचे हुए थे। फेंजो भी, वो भी फेंजो, ठीक है। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं जहाँ पे पूरे टेबल फिर से लगा हुआ था। 1 साल के बाद घर में घर जैसा माहौल लग रहा था। सब लोग बैठे हुए थे तो विंग को ये सीन भी याद आ रहा था जब वो डरा हुआ बैठा हुआ था। वांगजी कहता क्या हुआ? विंग कहता है मुझे कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं। वांगजी डर गया था और कहता है और अगर उसमें तुम्हें ये याद आए कि मैंने तुम्हें बुली किया तो क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगे? विंग कहता है तुमने ही तो कहा था पास्ट पास्ट होता है, फ्यूचर फ्यूचर होता है, और जो एफर्ट अभी तुमने मेरे लिए की वो मुझे पता है वांगजी, इसलिए मैं पास्ट को फ्यूचर में नहीं आने दूंगा। इतना बोलकर उसके हाथों को ऐसे पिंच करता है जहाँ पे वांगजी को थोड़ा राहत हो रहा था और वो बस विंग को देख रहा होता है जहाँ पे सब लोगों के लिए नाश्ता लगा हुआ था। सब लोग नाश्ता करने में लगे हुए थे, खा रहे होते हैं। खाना वाना खा लेने के बाद वांगजी ने सबको बोला हुआ था कि विंग के सामने में कोई भी ऐसी बातें नहीं करेगा। तो वांगजी विंग को ऊपर लेकर आता है, उसे दवाई खिलाते हुए कहता है रेस्ट करने के लिए, और अगर उसका मन न लगे तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी है तो वो पढ़ ले। तो विंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद वापस से सो जाता है। वांगजी जब नीचे आता है तो वापस से वो लोग दूसरे जो माफिया गैंग्स वगैरह थे उन लोगों को पकड़ने की बात करता है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वेनमाओ को वांगजी ने बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ था, तो जिसके बाद विन, रूहान आए दिन उन लोगों के गैंग के साथ में इन लोगों की झड़प होती रहती थी। बीच में सिलियान वाला केस आ गया हुआ था जिसकी वजह से इन लोग थोड़े से सख्तम हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि वांगजी ने खुद अपनी ही कर्ता धर्ता को, जिन्होंने ये गैंग बनाया, जिन्होंने ये पूरा प्रॉपर्टी एक्वायर किया, जिन्होंने ये सब कुछ किया, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद जो हमारा सल्यान ही था। बट लास्टली वांगजी ने उसे मारकर सभी चीज़ें अपने अंदर में कर ली। तो ये चीज़ें बहुत खतरनाक थी, इसलिए वो लोग थोड़े से बैक हो गए थे और पीछे हो गए थे, और वांगजी को भी मजबूत बनने का एक पूरा का पूरा चांस मिल गया था। अब ऐसा नहीं था कि वुहान ही एक माफिया वहाँ था, कुछ मंगोलियन गैंग्स भी थे, कुछ वियतनामीज गैंगस्टर वगैरह भी थे जो आउटसाइडर एरिया में बहुत सारे हरकंप वगैरह मचाया करते थे वो लोग, खास करके ओपियम ड्रग्स वगैरह को लेकर के। तो आए दिन कुछ ना कुछ वांगजी के साथ उलझन ऐसे होते रहता था। वो लोग इसे सभी चीज़ें पे डिस्कस कर रहे थे, तभी जो हमारा साओ सिंचिंग है वो कहता है क्या हो उसे सब कुछ याद आ जाए तो। वांगजी और बाकी सब लोग एकदम अचानक से उसे देखने लगे थे, तो साओ सिंचिंग कहता है उसे कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं, अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो। वांगजी कहता है मैं उसे इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। साओ सिंचिंग उसे कहता है वो तो है, वैसे जाना भी नहीं चाहिए, आप मेड फॉर ईच अदर लगते हो, लबाओ। जहाँ पे सब लोग हाँ में सर हिला देता है। वांगजी कहता है तो फिर चले उन लोगों को ठिकाने लगाने। इतना बोलकर उन लोगों का पूरा पूरा ग्रुप निकल जाता है उन लोगों के साथ गैंग वैंग करने के लिए। नरवीन, जिसे सब कुछ ऑलमोस्ट याद आ गया हुआ था, वो एक किताब हाथ में लिए हुए बैठा था और कहता है जिंदगी भी कितनी अजीब है। हमारी स्टार्टिंग ऐसी हुई थी जहाँ पे मैंने उसकी जान बचाई थी, फिर मुझे ज़बरदस्ती शादी किया, मेरे साथ वो सब कुछ किया। अगले ही दिन
मुझे मौत के घाट उतार दिया गया। ऑलमोस्ट मैं डेड एंड पे था। वहाँ से वापस खींच कर लाने वाला इंसान कोई और नहीं, मेरा माफिया हस्बैंड है। क्या कभी-कभी हम जो सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो, अच्छा बॉयफ्रेंड हो, फिर एक केयरिंग नेचर वाला हस्बैंड हो, अच्छी खासी सैलरी हो और लाइफ शांति से बीत जाए, तो ऐसा होता है क्या? या फिर डेस्टिनी हमें कुछ और ही देती है, क्योंकि हम सोचते कुछ और है और हमारे साथ होता कुछ और है। मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी। मैं लोगों को रेस्क्यू करता था और जान बचाता था। हॉस्पिटल छोड़ के आता या फिर मॉर्जरी छोड़ कर आता। मेरी लाइफ में एक बॉयफ्रेंड था जिसके ऊपर मेरा क्रश था, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दिया। मेरी शादी एक ऐसे माफिया से हो जाती है जो कि बहुत बड़ा साइको है, लेकिन आखिरकार उसका ऑब्सेशन मेरे लिए प्यार बन जाता है, या कहूँ वरदान बन जाता है। उसने अपने ही पापा को मार डाला मेरे लिए। पूरी दुनिया को अक्वायर करने वाला इंसान मुझसे एक बेबी की तरह प्यार करता है। उसकी जिद, उसका जुनून, उसका साइकोपंथी सब कुछ शुरुआती दौर में बहुत बुरा था, लेकिन अब पिछले 1 साल से जो उसने मेरे लिए किया है, उसका इनर थॉट्स, उसका इनर पॉइंट्स, सभी चीज़ें मेरे सामने आई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक जो पूरी दुनिया के लिए खूंखार हो, वो अपनी वाइफ़ी के लिए इतना ज़्यादा पॉज़ेसिव हो? ये बोल कर भी उस किताब को देख रहा था, जहाँ पे वापस से उस बुक के ऊपर लिखा हुआ था, डेथ द नेवर एंडिंग गेम। हमिंग पीस को बंद करते हुए कहता है, मे बी शायद हाँ, मे बी शायद ना, पर ये मैरिज वर्सेस डेथ का गेम अच्छा था। कम से कम मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हुई थी, जैसे कि इस डेंजरस माफिया का आना। माना कि मेरी लाइफ बहुत बड़े कांटों से भरी हुई है, पर इस इंसान का प्यार मुझे धीरे धीरे करके उसकी तरफ खींचता जा रहा है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो अभी भी मुझसे प्यार करता है और मैं हमेशा उसके साथ एक अनजान शख्स बन के रहना पसंद करूँगा, जिसकी याददाश्त कभी वापस नहीं नहीं लौटेगी। लानवांगजिया लानवांगजिया, तुम्हारा ये बीबी हमेशा हमेशा के लिए अपनी पुरानी यादों को दफन करता है। ये बोलकर विंग उस किताब को साइड में रखते हुए आंखें बंद करके लेट जाता है, जहाँ पे भांजी के दिल पे एक अजीब सा हल्कापन लग रहा था। वो खुश लग रहा था। तो सोयांग कहता है, क्या हुआ? भांजी कहता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा लग रहा है। क्रिस कहते हैं, जो प्यार में होते हैं उन्हें एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस पता होते हैं। मे बी शायद उसे अच्छा लग रहा हो, दैट्स वाई तुम हल्के फील कर रहे हो। जी कहता है, मे बी शायद हाँ, तो हमेशा ऐसे ही रहेगा ना? मुझे डर लगता है क्रिस। क्रिस कहता है, डर तो लगता है। वो कार्लोस को देख रहा था और कहता है, किसी के खोने का, दूर जाने का, अलग हो जाने का, छोड़े जाने का, रिजेक्ट हो जाने का डर हमें बहुत परेशान करता है। वंग जी, चिंता मत करो। इतना बोलकर कहता है, चलो चलते हैं। फिर सब लोग उतरते हैं, गैंग वैंग करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे इधर से भी फायरिंग हो रही थी, उधर से भी फायरिंग्स हो रही थी। वंग जी उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहा था और उधर से भी फायरिंग्स वगैरह हो रही थी, और ये सिलसिला अंत तो कभी भी रुकने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में एक चीज़ अच्छी हुई थी, और वो था कि विंग ने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया था। इन 1 सालों में जो वांग जी ने उसके लिए पेशेंसफुली वेट किया था, वो वांग जी ने तो ऑलरेडी उसके प्यार में पड़ के गिर के वो उसे अपना ही चुका था। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।